क्या बात कर रहे थे? हैं? दरोगा सिस्टम है। निगेटिव्स लिख लिए थे। मद्रास टॉर्चर कमीशन। अच्छा, वो कोविनेटेड वाला ना। ठीक है, वो अभी करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, विच इज मैंने बोला था कि देयर विल बी अ न्यू मॉडल बेस्ड ऑन द आयरिश सिस्टम, है ना। सो न्यू मॉडल, पुलिस का एक न्यू मॉडल होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन आयरिश। देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज कॉन्स्टेबलरी। ठीक है। अब व्हाट इज द बैकग्राउंड हियर? तो आयरलैंड में देर इज अ सिमिलर रिवोल्ट गोइंग ऑन। ठीक है ना। द टाइम पीरियड आप लिख लो कि 1787। 1787 में एक पुलिस सिस्टम, बेसिकली देर इज विल बी अ न्यू पुलिस सिस्टम। तो जैसे इंडिया में रिवोल्ट चल रहा है, आयरलैंड इज ऑल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सिमिलरली वहां पे भी रिवोल्ट्स आर गोइंग ऑन। तो जो इंडियन सिस्टम था ये वहां पे काम नहीं कर रहा था, तो दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पुलिस सिस्टम। ओके, ठीक है ना। सो इट विल बी अ न्यू पुलिस सिस्टम और इट वर्क देयर। वहां पे वो पुलिस सिस्टम काम कर गया, जिसकी वजह से अब सेम पुलिस सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है। तो शुरुआत कहां से होगी? सो दिस पुलिस सिस्टम वाज अप्लाइड इन सिंध फर्स्ट। अप्लाइड इन सिंध। ठीक है। अब सिंध को कब अनेक्स किया था ब्रिटिशर्स ने? इट वाज अनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर। ठीक है, सिंध। एंड सिंध वाज अनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर। गवर्नर जनरल नहीं था, सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने सिंध को अनेक्स किया था। ठीक है। कब हुआ था? 1843। सिंध वाज अनेक्स्ड इन 1843। ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल? नेपियर। NAPIER। एलन बोरो वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। 4244। ठीक है। एलन बोरो वाज द गवर्नर जनरल। अब देखो, आप थोड़ा सा मतलब सिस्टम इज चेंजिंग हियर। देयर विल बी अ न्यू पुलिस ऑफिसर एज IG। आज वाला IG नहीं, उस टाइम पे IG वाज डिफरेंट, बट यस ही विल बी अ सिविल सर्वेंट CCS वाली सर्विस के थ्रू। ठीक है। दिस IG विल बी व्हाट डू यू से, रिपोर्टिंग टू द DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और यूरोपियन DC। ठीक है। दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर। IG विल बी द टॉप पुलिस ऑफिशियल। आफ्टर IG, देखो यहां पे पहली बार SP इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे ऊपर IG होगा, जो पूरे सिंध एरिया को कैप्चर करेगा, लाइक हेड ऑफ द स्टेट। देन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर विल बी SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, इट्स नॉट मेंशन्ड, इट्स काइंड ऑफ अ PCS, बट इट नॉट एग्जैक्टली द PCS ऑफिसर। ठीक है। PCS नेक्स्ट में होगा, बट हाँ कह सकते हो कि ही इज काइंड ऑफ अ PCS ऑफिसर। सो फर्स्ट टाइम। ठीक है ना। अब जो ये PCS ऑफिसर होगा, मतलब जो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, एक तो ये रिपोर्ट करेगा इसको, यूरोपियन DC को, और ये रिपोर्ट करेगा IG को। सो देयर विल बी अ ड्यूअल रिपोर्टिंग थिंग। ठीक है। ही विल बी रिपोर्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज वेल एज द IG। क्लियर है? अब इसके जो नीचे होंगे एट द लोअर लेवल्स, एट द लोअर लेवल्स, जिनको हम हिंदी में प्यार से ठुल्ले भी बुलाते हैं। ठीक है। यहां पे इंडियंस होंगे, लोअर लेवल्स पे इंडियंस होंगे, मतलब अच्छा इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख लेना, इंडियंस कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिसर पोस्ट। समझ आया? ना तो दरोगा, ना उससे ऊपर, मतलब डबल स्टार ट्रिपल स्टार कोई भी इंडियंस नहीं होंगे। एट द वेरी लोअर लेवल होते ना, पेट निकला हुआ लाठी लेके घूमते रहते हैं, तो मैं इसको याद रखने के लिए याद रखता हूँ ठुल्ले। ठीक है। नो ऑफेंस, बट या दिस इज द स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो जो ऑफिसर रैंक होगी वो कोई भी इंडियन होल्ड नहीं कर सकता फॉर नाउ। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बेसिकली, अब ये दिस इज द स्ट्रक्चर। एक एक करके लिख लो आपकी पंजाब में कभी अप्लाई हुआ।
सो पंजाब में आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, विच वॉज 1849, सो इन पंजाब 1849 आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, second Anglo-Sikh War, this system was applied there. In Madras the time was पहले बॉम्बे लिख लो आप, 1853 बॉम्बे में, बॉम्बे in 1853 and then Madras 1859, ठीक है। ये कुछ ईयर्स है जहां पे सेम स्ट्रक्चर, फर्स्ट सिंध वाले एरियाज में, देन पंजाब एंड देन बॉम्बे एंड देन मद्रास। संदीप बड़े कंफ्यूज दिख रहे हो, क्या हुआ? अच्छा ओके, मद्रास वाला जो सिस्टम होगा इट विल बी विद माइनर चेंजेस, ठीक है, देयर विल बी सम माइनर चेंजेस। इसमें चेंजेस क्या होंगे देखो, इन मद्रास विद माइनर चेंजेस, इन मद्रास विद माइनर चेंजेस। कहाँ लिखूं, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो मद्रास का स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर इज सिविल पुलिस, सिविल पुलिस प्लस मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस का मतलब सिंपली है दैट EIC's पुलिस, हु इज सिविल पुलिस। मद्रास में ही क्यों ये चीज डिफरेंट हो रही, सोचो मद्रास में पुलिस पावर्स के साथ कुछ लोग थे, क्या बोलते थे उनको, मिरासीदार्स, ओके। सिविल पुलिस इज, ऐसा लिखना आप, अनआर्म्ड, विच इज मिरासीदार्स। अनआर्म्ड सिविल पुलिस इज अनआर्म्ड, मिरासीदार्स के पास भी पुलिस पावर्स थी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलिट्री पुलिस मतलब विद आर्म्स, गन है, गोली मार देंगे, ठीक है, यस, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, क्लियर है। और ये दोनों ही किसके अंडर होंगे, अंडर यूरोपियन डीसी, ठीक है ना, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही अंडर होंगे, अलग से नहीं होंगे, बेसिकली दे विल बी अंडर द यूरोपियन डीसी। इज इट क्लियर? ये है 1857 से पहले का स्ट्रक्चर। अब देखो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर 1857। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, चलो। अब व्हाट हैपेंड आफ्टर 1857, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार इधर से पढ़ाने में। खैर 1857 रिवोल्ट होना वाज व्हाट डू वी से, साइन दैट दिस पुलिस सिस्टम फेल्ड, कह सकता हूं। अगर ये पुलिस सिस्टम अच्छा होता तो क्या वो रिवोल्ट हो पाता, नहीं होता, इट्स ऑब्वियस। तो सो आफ्टर दिस नीडेड अ इफेक्टिव पुलिस सिस्टम, PS, ठीक है ना, पुलिस सिस्टम, क्योंकि दिस सिस्टम कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, सो दैट्स व्हाई दे नीडेड अ इफेक्टिव पुलिस सिस्टम। सो 1860s में, 1860 में देयर वाज अ पुलिस कमीशन, एक पुलिस कमीशन बनाया गया फॉर द रिफॉर्म्स, कि कुछ सजेशंस दो आप 1860 में, ठीक है। देन इनकी सजेशंस पे एक एक्ट बना, पुलिस एक्ट ऑफ 1861, और दिस एक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इट विल गो टिल द व्हाट यू से 1947, मोर और लेस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ सिस्टम में ही रहेगा, कुछ और नई पोस्ट आ जाएंगी बट सिस्टम विल बी दिस, करेक्ट। सो ओके, इसका सिस्टम लिखने, चलो ठीक है। तो ये सिस्टम में दो चीजों की बातें होंगी, एक तो इसका स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द पुलिस थिंग। और ये कमीशन एक और चीज पे ध्यान देता है, विच इज रिफॉर्म्स। व्हाट आर द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स बेसिकली कि यहां पे दो चीजें की गई, एक तो कहां गया, देखो इसको और इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। सो रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एक तो सिविल पुलिस अबॉलिश्ड एंड द मिलिट्री पुलिस इट इज ऑल्सो अबॉलिश्ड, बोथ आर अबॉलिश्ड, ठीक है ना। एंड देयर इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस अगेन इट्स अंडर
द डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मत लिखो, अंडर द आईजी एंड आईजी विल बी अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। आईजी वाला सीन अभी भी होगा बट आईजी विल बी मोर पावरफुल हियर। तो अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर। अब मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शंस आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवोल्ट वगैरह देखें, फंक्शंस क्या ही होंगे, गोली मारना, ठीक है। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे आप आईजी होगा सबसे ऊपर, आईजी, आईजी को आज के डीजीपी से, ठीक है, आज का डीजीपी डायरेक्टिव जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, उस टाइम का आईजी आज के डीजीपी से आईएएस ऑफिसर, पहले ये क्लियर होना चाहिए, नॉट द आईपीएस, आईएएस ऑफिसर। अगेन ही विल बी रिपोर्टिंग टू, किसके अंडर होगा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना, गवर्नर, जो भी स्टेट का गवर्नर होगा, डीसी बोलो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलो, गवर्नर बोलो, मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, ये क्लियर है। आईजी के नीचे होगा एसपी, एसपी कहाँ होगा, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड प्रॉपरली अब यहाँ पे इट इज एन आईपीएस ऑफिसर, इज इट क्लियर। सबसे पहले एक आईएएस ऑफिसर, देन आईपीएस ऑफिसर, और फिर इसके नीचे होंगे सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई बोलते हैं आज हम, और ये सब इंस्पेक्टर मतलब एंड ऑफ दारोगा सिस्टम, इसीलिए दरोगा और एसआई को लगभग सेम बोलते हैं, कोई एसआई होता है उसको हम दरोगा बोलते हैं, बिकॉज दिस दरोगा सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद दिस सब इंस्पेक्टर थिंग। तो ये है स्ट्रक्चर, सबसे नीचे सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड देन डीजीपी डायरेक्टिव जनरल ऑफ पुलिस विच इज आईजी, क्लियर। अगेन सेम थिंग, this SP, he'll be reporting this guy and he'll be reporting to the European DC, district collector. So dual reporting will be there. सारी नॉलेज जानकारी इसको देगा, सिमिलरली एट द सेम टाइम he'll be reporting to the DC. इसे होगा क्या, देखो डुअल चेक होगा। मान लो इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला कि साहब ये रीजन से जिसकी वजह से मैंने इन पे गोली चला दी, अब हो सकता है वो झूठ वो भूल जाए, जब ये इसको रिपोर्ट देगा तो हो सकता है बातों में थोड़ा 19-20 हो जाए, तो ये उसकी गर्दन पकड़ेगा कि वहां तो तुमने कुछ और बताया था। भाई दोनों लोग यूरोपियन डीसी को बताएंगे, एक ये डायरेक्ट बताएगा, या बीच में अगर ये टाल मटोल करेगा तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसने तो कुछ और बोला था, नाउ ही इज सेइंग समथिंग एल्स, सो देयर विल बी डुअल चेक। समझ आ रहा है ना। पुलिस ऐसे ही करती है, जब भी एक परिवार के लोगों से या दोस्तों को आप मान लो किसी क्राइम में पकड़े गए, पुलिस ने आपको उठाया, तो वो आपसे अलग अलग पूछताछ करेगी कि चलो स्टोरी बताओ। जिस किसी ने स्टोरी 19-20 की, तब पुलिस सबको लटकाएगी कि हाँ बेटा सही नहीं है, इसीलिए इट इज प्री प्लान्ड। दृश्यम मूवी देखी किसी ने, दृश्यम, ठीक है ना, बस वही चीज है, देखो अलग अलग बैठा हो तो पहले से स्टोरी लर्न करके रखना, कभी ऐसे हो कि एक स्टोरी बना के रखो, कभी फंसो एक साथ, तो पहले से एक प्लान रखो कि कुछ भी हो स्टिक टू दिस प्लान, मारे पीटे का तो यही हुआ था, कहां से और बनाऊं, है ना, ठीक है, क्लियर है। देयर इज अनदर पुलिस कमीशन, अब ये स्ट्रक्चर चलता रहा, देन देयर इज अनदर पुलिस कमीशन 1902 में, कुछ रिफॉर्म्स हुए इसमें भी, अनदर पुलिस कमीशन इन 1902 सॉरी। इस पुलिस कमीशन में क्या चेंजेस है, देखो अभी तक यहाँ पे देयर इज नो इंडियंस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिस सपोर्टेड इंडियंस, है ना, कि भाई कुछ इंडियंस को भी चांस दो आप इस इन सर्विसेज में, ओके, देयर नीड्स टू बी इंडियंस, क्योंकि हमारे ही देश में आकर के आपने एक सिस्टम बनाया और हम ही नहीं उसमें, क्योंकि देखो आईएनसी इज देयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स आर गेटिंग कमजोर, तो अब उनको मानना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो पहली बार बात हुई है कि इंडियंस को भी शामिल करो आप इसमें, ठीक है। इंडियंस शामिल के लिए मान गए वो लोग कि ठीक है चलो हम कहते हैं कि इंडियंस शामिल होंगे, लेकिन इंडियंस की रैंक वहीं पे खत्म हो जाएगी जहां से यूरोपियन रैंक शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल एन यूरोपियन इज लाइक, यूरोपियंस के जब अपॉइंटमेंट होगा तो मिनिमम पे नहीं हो, मतलब एक सर्टेन के बाद नहीं हो सकता, जैसे यूपीएससी में इफ यू आर सेलेक्टेड तो मिनिमम एक रैंक होगी, उसके ऊपर ही आप जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको रेलवे ट्रैक ठीक करने के लिए लगा दिया जाएगा ना, यू आर इन ग्रुप डी थ्रू सिविल सर्विसेज, है ना, तो मतलब कि आप मिनिमम भी होगे तो यू आर एन ऑफिसर, बात तो यही है ना कि आपकी लास्ट रैंक हो, स्टिल आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे लगभग उसका हेड बन करके जाओगे, यही बात है ना। ऐसा थोड़ी होगा ग्रुप डी में चले गए, रेलवे ट्रैक सीधा कर रहे हो, ट्रेन को झंडे दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होगा।
तो दे सेड कि इंडियंस की रैंक वहीं तक जाएगी जहां से यूरोपियन की रैंक शुरू हो रही होगी। इट इज लाइक कि आपने एग्जाम दिया, अब आपकी मैक्सिमम रैंक कहां से जा सकती है? जो लोअर रैंक होगी किसकी? यूपीएससी की। समझ आया ना? कि आप भले अपने इसके हेड हो लेकिन स्टिल यूपीएससी की लोअर रैंक से भी आप नीचे हो। ये तो बात है, एसएससी के थ्रू कितने बड़े भी बन जाओ आप, यूपीएससी के लेवल पे थोड़ी पहुंच जाओगे। तो दैट्स द थिंग। तो इंडियंस कैन होल्ड पोस्ट्स बिलो यूरोपियंस। ठीक है, जहां से यूरोपियंस की रैंक स्टार्ट होगी इंडियंस की रैंक वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुलिस सिस्टम, जो स्ट्रक्चर था। इनके काम हमें दिखेंगे धीरे धीरे जब हम देखेंगे पीजेंट रिवोल्ट को क्रश करने में, किसी को मारने में, कूटने में। जनरली दे आर हायर्ड टू ऑप्रेस peasants, ट्राइबल्स, who else? सिविल अपराइट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे हैं ना, बस जितने रिफॉर्म्स वगैरह में जो 3-5 हो रहा है सब इन्हीं का काम है। ठीक है, मारो काटो। ड्यूल रिपोर्टिंग देखो, सबसे ऊपर आईजी, इसके नीचे एसपी। आईजी मतलब स्टेट ऑफ द हेड, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट। सो एसपी इज लाइक डिस्ट्रिक्ट हेड। अब डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड होता था याद है ना? कुछ गांवों को, सर्टेन गांवों को मिला करके जो भी था एरिया बताया था ना। अब जो एसपी होगा ये दो लोगों को रिपोर्टिंग करेगा। मान लो समथिंग इज हैपनिंग, तुम्हारे एरिया में दंगे हो गए, तुमने कुछ कार्यवाही की, उसकी रिपोर्ट एक तो ये आईजी को देगा, सबसे पहले आईजी को देगा। ठीक है, एंड देन ही विल बी रिपोर्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज वेल। यूरोपियन डीसी भी एक होगा जो सुपरवाइज कर रहा होगा इसको और सबको। तो एक तो इसने आईजी, बिकॉज आईजी इज लाइक अबव हिम। और डिस्ट्रिक्ट देखो, ये डीसी जो होता था कोर्ट वाली चीजें भी देखनी है, तो अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता था इसमें, है ना, कि भाई खुद चला जाए। तो इसको इसीलिए एक आईजी अपॉइंट कर दिया गया ताकि बर्डन कम हो सके। मैंने अगेन बोला था कि डीसीज कितने होंगे, सुपरविजन प्रॉपर हो सके। यही तो प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पा रहा था। अगर एक आईजी होगा जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है हर स्टेट में, तो ही कैन लुक आफ्टर ना, कि भाई उसको जुडिशरी वाला काम तो करना ही नहीं है, तो ही कैन लुक आफ्टर दोज मैटर्स। तो ये एक तो इसको बताएगा जो भी बातें होंगी, ये अगेन बताएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। सिमिलरली ये डायरेक्टली भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा विदाउट टेलिंग हिम कि भाई मैंने ये स्टोरी उनको ऑलरेडी बता रखी है, ऐसा नहीं बताना है, अब अपनी साइड की स्टोरी बताओ। देन ये अगेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। स्टोरी सेम हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर तलवार लटकेगी किसी एक पे, चाहे इस पे चाहे इस पे, है ना, कि कोई एक झूठ बोल रहा है। अच्छा एक और चीज देखो, कुछ इसका भी ऑब्जर्वेशन होगा, सारी बात थोड़ी मान लेगा कि चलो ठीक है तुम कुछ कर रहे हो, मैं आईजी हूँ, तो मुझे क्या पता नहीं चलेगा कि तुम उस एरिया में क्या कर रहे हो? मेरे भी तो कुछ लोग होंगे ना वहाँ पे, या मैं भी तो वहाँ आऊंगा ना डायरेक्टली, मैं कुछ और देख रहा हूँ तुम कुछ और बता रहे हो, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक ना। तो देखो मतलब बहुत तरीके से इट्स डुअल चेक बेसिकली, कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज मेकिंग श्योर कि हाँ सुपरविजन इज प्रॉपर देयर, और कोई भी विदाउट सुपरवाइज हुए नहीं जा रहा है ना। तो दिस इज द थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुलिस। नाउ कमिंग टू द सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का वो पीडीएफ पहले देख लेते हैं, उसमें से क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको लिखवा देता हूँ। मतलब एक पेज तो अराउंड लिख ही लो आप, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखा था किसी ने वो पीडीएफ? तो कॉलेज का नाम बताओ जो लिबासना जैसा था, लाइक आवर लिबासना। लिबासना से पहले क्या था? व्हाट वाज द नेम? देखो दिस वाज द नेम, हेलबरी कॉलेज, है ना, हेलीबरी कॉलेज कहाँ है? ये कॉलेज क्या था? लिबासना से पहले आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे होती थी, लंदन का एक कॉलेज था। बट प्रॉब्लम क्या थी इस कॉलेज में? ये कॉलेज, दिस कॉलेज वाज अबॉलिश्ड आफ्टर फ्यू इयर्स। कहाँ से होगा? मैं यहीं से कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, सो दिस इज द थिंग, देख लो आप एक रफली मतलब आइडिया। तो हेलीबरी कॉलेज था जहां पे ट्रेनिंग होती आईएएस ऑफिसर की, वहां पे ट्रेन होकर के और ये सीधा इंडिया में पोस्टिंग हो जाती थी इनकी। ठीक, बट क्या प्रॉब्लम थी, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं था, तो कैसे सेलेक्ट होते रहेंगे सोचो? कुछ तो तरीका होगा ना, विदाउट एग्जाम ऐसे थोड़ी है कि इस, है नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कैसे होगी? मान लो संदीप इफ यू वांट टू बी हियर, कैसे नॉमिनेट होगे? अरे किस तरह से जैक लगाओगे? कॉलेज के बाहर जाकर के खड़े हो जाओ।
मैं कुछ नहीं कह रहा इस बात पे। तुम कह रहे हो, तुम जानो। दो इट्स ट्रू कि इफ लाइक सपोज इफ यू आर लाइक सेलेक्टेड थ्रू नेट जेआरएफ, तब किसी प्रोफेसर के अंडर में हो, एंड काइंडा कि मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो कि कहे दिन तो कह दो दिन, कहे रात तो कह दो रात, सब्जी वब्जी ला करके दे दो, खाना बना करके दे दो, कुछ भी करो, व्हेन देयर विल बी अ पोस्ट। सो ऐसा संदीप कह रहा है कि यू विल बी प्रिफर्ड फर्स्ट, कि तुम्हारा नाम पहले जाएगा। तो ठीक है, खैर। सो दिस इज द थिंग, हेलीबरी कॉलेज। अब यहाँ पे होता क्या था, देखो किस तरह से नॉमिनेट होते थे लोग। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, सॉरी कंपनी के सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो ऑफिशियल्स थे, वो क्या करते थे, जो रॉयल लोग थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन में कुछ और अमीर लोग होंगे, उनसे फेवर्स लिया करते थे। मान लो ऐसे गए उनके घर कि सर कंपनी चल रही है, थोड़ा अप्स डाउन है, 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए दे दिए, फ्री में तो पैसा देगा नहीं। अब ये बोलेंगे कि आपके बेटे को हम नॉमिनेट कर देंगे ईआईसी ऑफिशियल के लिए, कर सकते हैं ना। आपके बेटे को बेटा नहीं हुआ तो कोई नहीं, आपके रिलेटिव को कर देंगे, आप अपने रिलेटिव से पैसा दिला दो, मैं उसको नॉमिनेट कर दूंगा। तो सीओडी जिसको नॉमिनेट कर देगी वो सीधा आएगा हेलीबरी कॉलेज में, यहाँ पे उसको पढ़ाया लिखा जाएगा किस तरह से इंडियंस को मारना काटना है। ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि जाओ किस तरह से, मतलब टॉर्चर के 36 तरीके, कि नहीं माने तो उल्टा लटका दो, ब्लड सारा इधर खोपड़ी में चढ़ जाएगा। तो परेशान है। तो दिस इज द थिंग। फिर बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया, फिर बाद में कुछ और चेंजेस हुए, खैर। फिर देखो जो आईसीएस है ना, ये बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज हो जाएगा, है ना। सो देयर विल बी अ चेंज जब इंडियन सिविल सर्विसेज, और बाय 1941 यूरोपियन से ज्यादा इंडियंस हो जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में। तो दिस इज द थिंग। खैर ये तो सबने आई थिंक डाउनलोड कर ही रखा होगा। कुछ और बात है? फ्रॉम 18 से अपॉइंटेड इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज वेर ट्रेंड, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो खैर, देख लिया, डॉक्यूमेंट बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स लिख लो आप इसके, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड लिखने की ज़रूरत है क्या, कि मतलब वो फेवर वगैरह वाला लिख लो, लिखना है तो। पहला पॉइंट लिखो आप, बैकग्राउंड लिखो इसका। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई, आई थिंक बैकग्राउंड वाला पॉइंट उसमें नहीं दिया हुआ है, बैकग्राउंड लिख लो आप। व्हाट वाज द बैकग्राउंड? सो ईआईसी used to get favors from elite of British society. EIC used to get favors. EIC used to get favors from elites of British society. From elites of British society by offering. EIC used to get favors from elites of British society by offering their sons, relatives, by offering their sons, relatives, by offering their sons, relatives as EIC ऑफिशियल्स। हाँ ठीक है। तो इट्स एन ऑफरिंग कि भाई आपको EIC ऑफिशियल बना देंगे, ठीक है। कुछ EIC पोस्ट लिख लो, बाई ऑफरिंग EIC लाइक एज EIC ऑफिशियल, कुछ भी लिख लो, जो भी मैंने। एक और चीज इस चीज में ना थोड़ा सा काम किया था, रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस लिख लो आप, कॉर्नवालिस ने भी थोड़ा बहुत काम किया था इसमें, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस, कोड वाज 8693, है ना। सो कॉर्नवालिस ही वाज अ ऑनेस्ट मैन, पहला पॉइंट लिखो आप। कॉर्नवालिस वाज अ ऑनेस्ट मैन, प्लस he reduced the patronage, plus he reduced patronage। patronage क्या था? patronage इज समथिंग कि EIC के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी नॉमिनेट करके ला करके भेज सकते थे। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो आप कि ही प्रिफर्ड मेरिट बेस्ड सिस्टम, कि जो काबिल है उसी को बनाऊंगा, तुम वहां से सेलेक्ट करके भेजो, इंडिया आएंगे मैं मना कर दूंगा, नहीं अपॉइंट करता, तुमको क्या कर लोगे, जाओ जो करना कर लो, है ना। सो ये कैसा सिस्टम को बैक करता है? मेरिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन एवरी एस्पेक्ट, तो यू विल बी पोस्टेड एज EIC ऑफिशियल, अदरवाइज यू विल गो बैक टू इंग्लैंड। सॉरी बट आई कांट डू दैट, क्योंकि इट इज लाइक इमेज ऑफ ब्रिटिश थिंग गेटिंग रून्ड। खैर, another thing, he increased salaries, he increased salaries to reduce
प्राइवेट ट्रेड, ही इंक्रीज सैलरीज टू रिड्यूस प्राइवेट ट्रेड। मतलब उसने पूछा, कुछ लोगों को बुलाया। आज भी जैसे मान लो कि पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोअर लेवल पे, उनको बुला करके सरकार पूछे भाई क्यों करप्शन कर रहे हो, तो उनकी एक ही बात होगी कि वी आर नॉट गेटिंग पेड इनफ। और ये सही बात है भाई, 24 घंटे की ड्यूटी, आपको 30-35 हज़ार रुपये आप उनको हार्डली पे कर रहे हो 24 घंटे के लिए, कैसे जरूरतें पूरी होंगी भाई, कैसे बीएमडब्ल्यू आएगी? तो करना पड़ेगा ना करप्शन। तो इफ यू आर पेइंग देम इनफ, टीचर्स की सैलरी इसीलिए तो अच्छी की जाती है क्योंकि टीचर्स आर द बेसिस, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड इनफ तो आप दूसरा तरीका निकालोगे। वो अलग बात है कि कुछ लोग दे आर पेड इनफ फिर भी वो दूसरा तरीका निकाल लेते हैं, आप लोग मत निकालना, ठीक है। सही बता रहा हूं। अगर इफ यू विल बी डूइंग लाइक अ गुड जॉब, तो जो आपको पैसा मिल रहा है, इफ यू आर ऑनेस्ट, वो दैट पैसा इज इनफ। भाई 1 लाख रुपए कम नहीं होते इफ यू आर गेटिंग अदर सर्विसेज, गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा, मिठाई का खर्चा है ना। खैर, तो दिस इज द थिंग। तो ये प्राइवेट ट्रेड को इसने बंद किया कि जो खुद का काम कर रहे हो इसको जरा बंद करो, सैलरी मैं बढ़ा देता हूँ, जितना तुम उससे कमा रहे हो मैं उतनी सैलरी में तुम्हारी इंक्लूड कर दूं। तो इस तरह से करप्शन कम हो जाएगा। एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड, देखो एक और इसका इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। डिस्कस किया हमने सेपरेशन ऑफ पावर। सो बेसिकली जो सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चेंज टू सिविल सर्विसेज आफ्टर 1857, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1853 में इट वाज इंट्रोड्यूस। क्या चेंजेस हुए उसको पॉइंट वाइज लिख लो आप। सो ओके, सो हेडिंग डालो चेंज टू सिविल सर्विसेज आफ्टर 1857। चेंज टू सिविल सर्विसेज आफ्टर 1857। सो फर्स्ट ऐसा लिख लो, सीसीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, जिसको फुल फॉर्म चाहिए 1853। पता होना चाहिए ना भाई कब इंट्रोड्यूस हुआ, लिख रखा है हमने फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो आप, हेलीबरी कॉलेज, हेलीबरी कॉलेज, हेलीबरी कॉलेज, हेलीबरी कॉलेज इंग्लैंड में था ये, ठीक है। वॉज अबॉलिस्ड इन 1858, वॉज अबॉलिस्ड इन 1858 and now CCS recruitment, and now CCS recruitment via exam in England। इंग्लैंड में ही एग्जाम होगा, लेकिन आप सपोज इफ सीओडी इज नॉमिनेटिंग समवन तो आप जाओ एग्जाम दो इफ यू आर कैपेबल इनफ। तो देखो वही मेरिट बेस्ड सिस्टम ऑफ दिस गाय, कहीं ना कहीं इसी ने रास्ता दिखाया, दैट इज लाइक, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, de facto Indian exclusion from covenanted civil services। de facto डी जुरे नहीं, मतलब रियलिटी में इंडियंस को एक्सक्लूड किया जा रहा है इसको, है ना। de facto इंडियन एक्सक्लूजन फ्रॉम covenanted civil services which is CCS, de facto exclusion from covenanted civil services was ensured। मतलब जो ये सिस्टम है कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज का, इसमें इंश्योर किया गया कि इंडियंस किसी भी तरीके से इसमें नहीं आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन ऑफिसर्स हाईली इनसिक्योर्ड यूरोपियन ऑफिसर्स हाईली इनसिक्योर्ड पोस्ट 1857, हाईली इनसिक्योर्ड पोस्ट 1857। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि इनको लगा कि जब इन्होंने एग्जाम की बात की, हो सकता है इंडियंस भी वो एग्जाम दे पाए, एंड दिस इज प्रॉब्लम फॉर अस। कंपटीशन होगा ना, इंडियंस आर सुपीरियर फ्रॉम हियर, दे आर सुपीरियर इन द हाइट, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। खैर, इनसिक्योर्ड पोस्ट 1857 and they resisted admission of Indians to CCS। resisted
माना गया, रेजिस्ट किया। ओके, दे रेजिस्टेड एडमिशन ऑफ इंडियंस टू सीसीएस। ठीक, अब देखो एक देव मानुष आएगा, द नेम वाज लॉर्ड रिपन। नाम सुना किसी ने? ठीक है, यहां से ये लोग अपोज कर रहे हैं, देन कम्स लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही वॉज अ गुड गाय। इसको बोल सकते हो कि कुछ जो अच्छे लोग थे उनमें से ये एक था, ह्यूमन था मतलब, समझ रहे हो, बाकी सब जानवर टाइप के हैं। लॉर्ड रिपन 8084 द टाइम पीरियड 1880 में आता है, एंड ही सेड कि इंडियंस को अलाउ कर दो। ठीक, और जैसे ही इसने ये किया, सारे यूरोपियन ऑफिसर्स इसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये गलत बात कर दी तुमने। सो दे बेसिकली अपोज्ड हिम फ्रॉम टूथ टू नेल। ठीक है, देयर इज अ सेइंग कि अपोज टूथ, टूथ एंड नेल, समझ रहे हो, दांत नाखून दोनों से अपोज किया। ठीक है, खैर, सो ही प्रपोज्ड, लॉर्ड रिपन प्रपोज्ड, जिसको ब्रैकेट में लिख लेना बस आप, एक एडिशनल पॉइंट है। सो ही प्रपोज्ड Indians in CCS. So he was opposed tooth and nail. It is the saying, but हाँ, सारे यूरोपियंस ने इसको भयंकर तरीके से अपोज किया कि ना ना अच्छे नहीं हो, इसलिए 4 साल तक ही टिका, बेचारा अच्छा आदमी था, इसको भेज दिया गया वापस कि जाओ लौट जाओ तुम। ठीक है, अनदर थिंग, इंडियंस प्लस एक और सजेशन था इसका जो बाद में माना जाएगा ऑब्वियसली, एग्जाम इन इंडिया, कि इंडियन एग्जाम है तो इसको इंडिया में हेल्ड करो एक्सेप्ट इन इंग्लैंड, है ना, ताकि इंडियंस भी इसमें एडमिट हो सके, मोर और लेस बात तो वही है। खैर, एवरीवन अपोज्ड हिम, क्लियर है। देन 1870 में, इन 1870 देयर वाज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज? इसमें क्या बात होगी, व्हाट इज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज? इसमें इंडियंस कैन बी इन द, व्हाट यू से, दोस पोस्ट विच इज हेल्ड बाय द यूरोपियंस। ठीक, कैसे होंगे, तो इसमें क्या होगी, इंडियंस कैन होल्ड ऑफिसर पोस्ट्स which was held by, which was earlier held by यूरोपियंस। अब इंडियंस भी वो पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं विच वॉज हेल्ड बाय यूरोपियंस, ऑफिसर वाली पोस्ट। ठीक, लेकिन यहां पे एक मेन बात यह है कि नो एग्जाम, पहली बात, कोई भी एग्जाम के थ्रू नहीं, थ्रू द नॉमिनेशन। ठीक है, तो किस तरीके से, थ्रू नॉमिनेशन। और आप नॉमिनेट कैसे किए जाओगे, पहले वो आपको कई सालों तक देखेंगे। द पिक्चर वॉज, व्हाट वाज द मूवी जिसको अभी ऑस्कर मिला था, अपनी इंडियन मूवी, गाने को, RRR। ठीक है, उसमें रामचरण बहुत टाइम तक देयर इज ही इज अ पुलिस ऑफिशियल, देन ही वाज प्रमोटेड सडनली क्योंकि ही प्रूव्ड हिज लॉयल्टी। तो इफ यू आर एन इंडियन यू प्रूव योर लॉयल्टी, सो द बेस्ट एग्जांपल इज रामचरण। ठीक है, RRR मूवी। तो इफ यू आर एन इंडियन एंड यू आर लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू आर अ ब्राउन साहब, अंदर से तुम ब्रिटिश ही हो, दिखने में योर अपीयरेंस इज इंडियन बट इनसाइड यू आर ब्रिटिश, they will check you for many years and they will offer you this post, है ना। So they'll make sure, yes exactly, they will make sure you are a brown साहब, ब्राउन शाब, शाब बोलते थे, शाब जी। ठीक है, इज इट क्लियर कि दे विल मेक श्योर अंदर से ब्रिटिश ही होने चाहिए, क्योंकि गलती से एक देशभक्त को अगर दे अपॉइंटेड अ देशभक्त तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अरे सोचो ना कि यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पूरे जिले को उसके खिलाफ खड़े कर दो, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो दिस इज द थिंग, फिर भी यू वोंट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। देयर अदर सर्विसेज लाइक रेवेन्यू ऑफिशियल हो गए, ऐसे ऐसे वाली पोस्ट जो है, ठीक ना। ना, यही तो बात है, ये बहुत लेट होगा, अभी नहीं होगा, आई थिंक 1902 और समथिंग। खैर, ठीक है, ओके। तो मेक श्योर दे आर ब्राउन साहब एंड दे कांट होल्ड, नहीं दे कांट होल्ड नहीं, दे कैन नॉट बी, व्हाट डू यू से, सीनियर टू एन यूरोपियन।
मतलब वही बात, जहां से यूरोपियंस शुरू हो रहे हैं वहां तक तुम्हारी लास्ट पोस्ट है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे अंडर यूरोपियंस काम कर रहे हैं, यू विल बी ऑलवेज अंडर द यूरोपियंस। करेक्ट। इट वॉज मेड श्योर, इट वॉज, इसको मेक श्योर किसने किया? देखो एक था, कहा गया, लॉर्ड रिपन, देवमानुस। अब देखो एक दानव मानुष आएगा विच इज लॉर्ड लिटन। ठीक है, इट वॉज मेड श्योर बाई लॉर्ड लिटन। इसने मेक श्योर किया कि यूरोपियन से ऊपर नहीं होने चाहिए आप, इसीलिए। खैर, तो इसने ये इंश्योर कर दिया था, जिसको आकर के बदलने की कोशिश की लॉर्ड रिपन ने, बट ही वाजंट सक्सीड, नहीं हुए। इसका टाइम पीरियड है 7680। सो ही मेड श्योर कि यूरोपियन से नीचे ही रहे इंडियंस। बदलने की कोशिश की लॉर्ड रिपन ने, बट ही वाज अपोज्ड बैडली एंड देन उनको वापस जाना पड़ गया। क्लियर है? अच्छा, इन चीजों के साथ, हालांकि सीसीएस से रिलेटेड नहीं है, दो तीन बातें और लिख लो आप, कि जैसे दो तीन बातें और अपोज की जा रही थी। उसमें से पहला चीज था इल्बर्ट बिल। मतलब ऐसा एज अ नोट लिख लो आप कि इल्बर्ट बिल को भी ये लोग अपोज कर रहे थे। आगे हम देखेंगे डिटेल में, फिलहाल के लिए आप जानते रहो कि इल्बर्ट बिल, द टाइम वाज 83-84। अब क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड रिपन है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छी बात रही होगी। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल यूज, मोटा मोटा मैं इसका आपको एक वो दे देता हूं, ओवरव्यू। तो इसमें यह था कि कोई ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट है तो अभी तक सिर्फ एक यूरोपियन जज ही उसके केसेस में काम कर सकता था। यहां पहली बार ये बात की गई कि इंडियंस कैन जज अ ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट, कि अगर किसी ब्रिटिशर्स का कोई मैटर है तो उस केस में इंडियन जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये मोटा मोटा क्रक्स है इल्बर्ट बिल का। आगे और इसको डिटेल में देखेंगे, बट दिस इज द थिंग, है ना। सो इंडियन जजेस कैन बी लाइक इन द पैनल। किस पैनल में? किसी ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट केस में, इन द केस ऑफ ब्रिटिश बॉर्न सब्जेक्ट। इनको लगा कि इंडियंस पहले से ही हमसे चिढ़े हुए हैं, देखेंगे कोई गोरा है कहेंगे यही है, इसी ने किया, ले जाओ जेल डालो, फांसी पे लटका दो, है ना। तो इट वाज अपोज्ड मैसिवली, कि मतलब इल्बर्ट बिल पास नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए। ठीक है, देन देयर वाज अनदर थिंग, स्टार लगा के लिखना आप, विच वाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, व्हाट वाज द टाइम? 1882। देखो रिपन कितना देवमानुस, कोशिश कर रहा है, उसने सच मान लिया कि ये हमारे भाई ही हैं, है ना। नो वन एल्स बिलीव, बट ही सेड कि हाँ ये हमारे भाई हैं। ठीक है, तो उसने, इसमें क्या बात थी देखो, अगेन क्रक्स मोटा मोटा बोलूं तो जो पंचायत लेवल पे और मेयर लेवल पे इंडियन ऑफिशियल्स होने चाहिए। पावर्स किसके पास होनी चाहिए? इंडियंस के पास। काइंडा ओरिएंटलिस्ट गाई, है ना। तो ही सेड कि जो पंचायत वाला लेवल है, पंचायत एंड मेयर लेवल पे जो पावर्स होंगी वो इंडियंस के पास होनी चाहिए। यहां पे तो एटलीस्ट इंडियंस को जीने दो, है ना। बट अगेन इट वाज अपोज्ड मैसिवली। एंड देन इसके साथ एक और चीज का अपोजिशन चल रहा था, दैट वाज एनी टॉक अबाउट इलेक्शंस। अगर किसी ने चुनाव की बात की तो मारा जाएगा, है ना। तो ये तीन चार चीजें उसके साथ ही अपोज कर रहे थे ये लोग, कि भाई अगर इलेक्शन वाली बात आ गई तो ये गवर्नर का सीन हट जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम, कि इंडियंस आ जाएंगे। भाई वोट कौन करेगा? ब्रिटेन वाले थोड़ी आकर के इंडिया में वोट करेंगे, वोट तो इंडियंस करेंगे, वो कभी ब्रिटिश ऑफिशियल को चूज नहीं करेंगे। तो इलेक्शंस को अपोज किया जा रहा था, साथ ही साथ एल्बर्ट बिल को अपोज किया जा रहा था, उसके साथ ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को भी अपोज किया जा रहा था, और जो इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने की बात थी उसको भी इट वाज मैसिवली अपोज्ड। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद रिफॉर्म होता है, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली दी नहीं थी, देर इट वाज प्रपोज्ड, एक बिल लाया गया, देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसमें रिपन ने ये बोला
कि जो लोअर लेवल पे, चलो हायर लेवल पे आप यूरोपियंस को रखो, लोअर लेवल पे मतलब पंचायत के लेवल पे, जैसे गांव में पंचायत होगी, इस शहरों में मेयर होते हैं, तो उन्हें बोला कि कम से कम ये पावर्स आप इंडियंस को दे दो कि इंडियंस खुद को इलेक्ट कर सकें, अपॉइंट कर सकें इंडियंस अपनी मर्जी से, बट ही वाज, खैर। सो नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली सिविल सर्विसेज रिफॉर्म इन 1892, ये ऐसे लिख लो, फाइनली रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, रिफॉर्म इन सीसीएस इन 1892, कुछ रिफॉर्म्स किए गए 1892 में, उसके पॉइंट्स लिख लो आप। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1887, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1887, पहला सब पॉइंट, सीसीएस was changed to ICS, ठीक है, पहला सब पॉइंट, CCS was changed to ICS, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, नाउ इंडियन सिविल सर्विसेज, क्लियर है कब चेंज हुआ, ओके किसी को याद ना रहे तो फुल फॉर्म लिख लो। सेकंड सब पॉइंट, अनकोवेनेंटेड CS, अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, UCS, अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, मतलब वो जो लोअर वाले सर्विसेज थी, इट वाज रीनेम्ड, इट वाज रीनेम्ड टू, इट वाज रीनेम्ड टू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, मतलब PCS, सॉरी सिविल सर्विसेज, सर्विसेज मैंने पहले लिख दिया, पहली बार PCS इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहां से PCS की शुरुआत होती है, ठीक है, कहां से, कौन सा ये लिखा 1887, सॉरी 1892 वाले जो ये बिल था, खैर। और व्हाट वाज अबॉलिश्ड, this thing was abolished. Next point is statutory civil services was abolished. ये नॉमिनेशन वाला सीन खत्म हो गया, प्योरली इट्स एग्जाम बेस्ड, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज वाज अबॉलिश्ड। ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। नेशनलिस्ट्स, नेशनलिस्ट्स डिमांडेड एंड दे वर अलाउड, सो उनकी डिमांड थी एंड दे वर अलाउड फॉर द सेपरेट एग्जाम ऑफ ICS टू बी हेल्ड इन इंडिया, तो 1919 में, ठीक है। So nationalists demanded and they were allowed for the separate exam of ICS to be held in India, and they were allowed, ठीक है। And what happened by 1941? What was the outcome by 1941? More Indians in the ICS than the Europeans, ठीक है ना। तो देर आर मोर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, तो देखो बहुत सारे रीजंस थे, मतलब आज़ादी ऐसे एक साथ नहीं मिली, अब बहुत सारे इंडियंस आ गए ब्यूरोक्रेसी में, देयर विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियंस, है ना, ठीक है। तो बाय 1941 इंडियंस आर मोर देन द, और यूरोपियंस जो है वो कम हो गए हैं किसमें, ICS में, ठीक है। इंडियंस आर मोर देन देम, तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्यों 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी सिविल सर्विसेज वाले में, वो डॉक्यूमेंट जिसको भी पढ़ना हो UPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के कहानी अगर जाननी हो पूरी, ठीक है, सो इट्स अवेलेबल देयर। यहाँ तक क्लियर है, चलो बहुत टाइम है, आज हम सारे रिवोल्ट खत्म करेंगे। प्रेजेंट मैंने सोचा है 7:30 बजे तक तो छोड़ ही दूंगा। कहाँ जाना है,
ओहो, अरे तो समर कैंप में आई कार्ड की क्या, वहां भी क्लास लेंगे क्या? ऐसा, ठीक है। समर कैंप कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा, स्कूल में ही। अरे यार, समर कैंप बाहर लेके जाएगा तो पहाड़ों में लेकर जाएं। स्कूल में कौन सा समर कैंप, ऐसे लगे कि वहीं पढ़ रहे थे वहीं पे रह गए। हाँ, समर कैंप मतलब पहाड़ में जंगल में लेके जाओ, किसी को चीता वीता खा जाए तब मजा आए। नहीं नहीं ऐसे, अच्छा खैर वो स्पोर्ट्स वाला सीन है। इतनी जून के महीने में, मई जून में स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। फ्राइंग वाला कुछ स्पोर्ट हो रहा है कि बाहर धूप में जाओ ऐसे फ्राई हो जाओ? इंडोर बैडमिंटन, तब तो ठीक है। समर कैंप का मतलब ये होता है कि कहीं बाहर लेके जाओ, पहाड़ों में, मनाली लेकर जाओ, बर्फ पड़ रही हो, बच्चे खेलें। खैर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं जरा हम पीजेंट रिवोल्ट पे एंड ट्राइबल अपराइजिंग पे, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, दिख रहा है क्या पीछे तक? पीजेंट रिवोल्ट एंड ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप, यूपीएससी ने पूछा, आई थिंक 19 में या 20 में। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 1857 revolt was 1857 revolt was 1857 revolt was culminated, 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 नहीं कल्मिनेशन कर लो उसको, culmination। 1857 revolt was the culmination of the big and small rebellions। 1857 revolt was culmination of the big and small local rebellions of the past 100 years of British rule, ठीक है। पास्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब यूपीएससी एक तरह से आपसे पूछ भी रही है, एक तरह से आपको बता भी रही है। देखो यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको बता रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, पूछ नहीं रहे हैं कि ये उसका बात है, ये बता रहे हैं देखो ये रीजन था, अब वो समझाओ आप कि हमें कैसे था। अब हम उसको आंसर भी करते जाएंगे और उसी के साथ ये चीजें भी समझेंगे। इट इज टोटली रिलेटेड टू दिस पीजेंट ट्राइबल रिवोल्ट एंड द सिविल अपराइजिंग्स। क्लियर है? छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते रहे, होगा ना कि पहले जैसे मान लो कि इफ यू आर अंडर समवन, तो आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, फिर एक टाइम आएगा कि मान लो आप बहुत सारे लोग एक जगह पे हो तो धीरे धीरे अपोजिशन होगी, एक लोग अपोज करेंगे, दो लोग, चार लोग, छह लोग, फिर एक टाइम आएगा कि जब सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। मे बी नॉट यूनाइटेड कि अलग अलग तरीके से ही लड़ रहे हैं, बट हाँ दे विल ट्राई। सो वी विल सी दैट थिंग, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिविल अपराइजिंग की, सिविल अपराइजिंग, ठीक है। इसी में अगर आप ऐड करना चाहो पीजेंट रिवोल्ट एंड द ट्राइबल अपराइजिंग प्लस सिविल अपराइजिंग भी इसी में ऐड ही कर लो आप। सिविल अपराइजिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जनरली मेजर जो है वो पीजेंट रिवोल्ट एंड ट्राइबल है। तो सिविल अपराइजिंग में मोस्टली इट वाज लेड बाय जमींदार, ठीक है। हाँ है। हम्म, और सिविल के साथ भी अपराइजिंग लिखा है, ऐसा बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। नहीं नहीं, अगर इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं, हमेशा एक चीज जान लो कि कभी भी मीनिंग सेम नहीं होती, दे आर डिफरेंट इन द डिफरेंट, दे आर यूज्ड इन द डिफरेंट सिनेरियो। कैसे बताता हूं, पहले आप ये लिख लो। सो इट वाज लेड बाय बिग जमींदार्स, ठीक है, जो बड़े जमींदार है, छोटे मोटे जमींदार की हिम्मत नहीं थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इफ यू आर अ बिग जमींदार, सो इट वाज लेड बाय बिग जमींदार्स। एंड हु विल बी द ग्राउंड फोर्स है, कौन है ग्राउंड फोर्स? पीजेंट्स। चलो, रिवोल्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आप, होगा क्या, जो किसान थे, ठीक, अब किसान उनकी पॉलिसीज से त्रस्त थे। जैसे आप सोचो कि आप, कोई आपके एरिया में आया और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बना दी कि आप उससे त्रस्त आ गए और सीधा ही आपने सोच लिया कि अब मैं इसको मारूंगा,
पहली बात। अपराइजिंग का सीन क्या है कि मान लो आप कहीं पे रह रहे हो और वहां पे बहुत ज्यादा बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ जाए, ठीक है, कोई पॉलिसीज नहीं है लोगों के आने जाने से, या हो सकता है कुछ एरियाज में मतलब आपकी क्या हो रही है, ऑटोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। जब ऑटोनॉमी डिस्टर्ब होगी आप उसके खिलाफ आवाज आवाज उठाओगे, दैट विल बी नोन एज अपराइजिंग, ठीक। और जब आप किसी की पॉलिसी से, आपकी कोई ऑटोनॉमी नहीं थी लेकिन आप काम अपना कर रहे थे और सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहे थे, अब उन रूल्स को ऐसा कर दिया गया कि नाउ यू आर गेटिंग, व्हाट डू यू से, हर्ट बाय दोज रूल्स, अब आपको रोज उन रूल से परेशान किया जा रहा है, फिर आपका जो एक्शन होगा दैट विल बी नोन एज द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट इज अगेंस्ट एनी रूल और लॉ। अपराइजिंग इज बेसिकली कि इफ यू आर, व्हाट डू यू से, इंटरफेयरिंग इन योर ऑटोनॉमी, इट विल बी अपराइजिंग। क्लियर है? हम्म। रिबेल, rebellion is basically you can say like suppose if you are working for someone, डिफरेंस समझना आप, किसान ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े खड़े होते हैं, तो इट विल बी अ रिवोल्ट। रिबेलियन एंड रिवोल्ट यू कैन से काइंड ऑफ सिनोनिम्स बट दिस इज द डिफरेंस। रिबेलियन किसी बोला जाएगा जैसे आपका कोई एक नौकर हो, आपके लिए वो काम कर रहा है और एकाएक से वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, हाँ काइंड ऑफ स्लेव्स, तो इट विल ही विल बी नोन एज रिबेलियन। तो रिबेलियन इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड और काइंड ऑफ अ फॉलोअर जो कि अब नाउ आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, ही विल बी नोन एज रिबेलियन, ठीक है। वाह, मुझे भी नहीं लगा था इतना सही एक्सप्लेन हो जाएगा। खैर, सिविल अपराइजिंग्स, पीजेंट्स में देखो, पीजेंट्स में क्या बात है, सिविल अपराइजिंग में, अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, इसमें जो भी लोग होंगे जो इसमें क्या कह सकते हो कि बेसिकली अगेंस्ट खड़े होंगे ब्रिटिशर्स के, ये मोस्टली वो लोग होंगे जैसे बड़े जमींदार हो गए या कोई कहीं का रूलर हो गया, सो बिकॉज दे आर डीपोजेस्ड फ्रॉम दियर, व्हाट डू यू से, पोस्ट और समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे थे अब उनको हटा दिया गया और उस गुस्से की वजह से वो लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। वाई पीजेंट्स आर विद देम, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, पीजेंट्स, तो उन्हें जो भी रिबेल करता हुआ दिखेगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, अच्छा तुमको लड़ाई करनी है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, है ना, क्योंकि मोस्टली दे आर गेटिंग अफेक्टेड, पीजेंट्स, है ना। तो जितने भी, चाहे आप उसमें रिलीजियस भी कुछ हम देखेंगे जैसे पागलपंथीज देखेंगे हम, और सन्यासीज एंड व्हाट डू वी से, फकीर्स का रिबेल, ये सारी चीजों में पीजेंट्स विल बी द ग्राउंड फोर्स। हमेशा पे याद रखना ग्राउंड फोर्स कौन होगा, पीजेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी यही है, पीजेंट्स, ठीक है ना। तो पीजेंट्स का जो सीन था, दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, पहली बात, पॉलिटिकली कोई पीजेंट्स एक्टिव थोड़ी थे, उनको चुनाव से क्या ही लेना देना, बट दे आर एक्टिव इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली तो एक्टिव हैं, ये समझ आया कि नहीं, इनको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, बट हाँ इकोनॉमिकली दे आर एक्टिंग, कि भाई कल्टीवेटिंग कर रहे हैं, फसल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? पॉलिटिकली आप कुछ भी रूल लगाओ, आज मेरा राजा काला था कल को गोरा हो जाएगा, फिर आगे काला आ गया, ब्राउन आ गया, ग्रीन, पिंक, क्या फर्क पड़ता है, जब तक दिस थिंग इज नॉट डिस्टर्ब्ड आई डोंट केयर। अब देखो, इनको बुरा किस बात का लगा, पहली बात, किस, हाउ दे गॉट हर्ट, ठीक, पहला तो लैंड रेवेन्यू, तो पहली बात क्या थी, लैंड रेवेन्यू, मतलब हाई लैंड रेवेन्यू, कि जितनी मेरी क्या है इनकम नहीं उससे ज्यादा तुम लैंड रेवेन्यू मांग रहे हो, एक बात। देन आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट क्या हाई था, रेंट वाज हाई, क्या बन गए ये, रेंटल्स बन गए कि नहीं, पहले जिस लैंड को ये कल्टीवेट कर रहे थे तो इनको वो रेंट हाई कर दिया, भाई अब जमींदार की जमीन, अब वो जो भी चाहे जितना भी रेंट चाहे ले ले। इज इट क्लियर? तो दो तरीके से, एक तो ये हर्ट हो रहे हैं, एंड थर्ड थिंग हु एल्स इज हर्टिंग देम, अब अगर रेंट हाई होगा तो लोन्स उनको हर्ट करेंगे, मर्चेंट्स, सो लोन्स बाय मर्चेंट्स, ठीक, इज इट क्लियर? लैंड रेवेन्यू की बात करूं तो जमींदार्स, रेंट की बात करूं तो वेदर दे आर लाइक जमींदार्स, हु एल्स, जो जिनको भी मतलब जमीनें मिली, ये लोग, लोकल्स मर्चेंट्स मतलब बेसिकली बनियाज, गुजराती मारवाड़ीज, और कौन, जगत सेठ, जितने लोग भी लोन देंगे ये सारे लोग, तो इनिशियली जब रिवोल्ट करेंगे पीजेंट्स तो इनका टारगेट कौन होगा, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है ना। तो किसी भी रिवोल्ट में रैंडमली ये किसी को नहीं मार काट रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा होगा वो मरेगा,
जिसकी वजह से ये होगा वो मरेगा। और ये लोग तो फिलहाल ये लोग दे आर ऑलवेज टारगेटेड, है ना। मिरासीदार्स भी टारगेट होंगे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी टारगेट होंगे, इजारादार भी टारगेट होंगे। इट्स ऑब्वियस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दे आर द ऑपरेसर्स। क्लियर। खैर है नॉट, यहां तक नहीं, आफ्टर 1857 इट इज मोर, कि तब वहां पे चीजें ज्यादा हो जाएंगी। प्लस आफ्टर 1857 आप अभी देखोगे, जैसे यहाँ पे यू विल सी द वायलेंट रिवोल्ट्स। पहली बात आप याद रखना, 1857 तक जितने रिवोल्ट होंगे इट विल बी वायलेंट रिवोल्ट। ये बात नहीं होगी कि हम मिल करके जाएंगे उनसे कहेंगे कि साहब मान जाओ नहीं तो मार डालूंगा, ऐसा नहीं होगा। जाओ और मार दो, ठीक है। 1857 के बाद पीजेंट्स थोड़ा सा इनका नजरिया बदलेगा और दे विल स्टार्ट हायरिंग द लॉयर्स। लॉयर्स का ऑप्शन है इनके पास, लैंड चली गई, दे विल हायर लॉयर्स, कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे और वो वापस लेंगे, ठीक है। समझेंगे वहां तक भी। खैर, तो व्हाट आर द रीजन, हाई लैंड रेवेन्यू, हाई रेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग। इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, इलीगल अबॉब्स, ये भी तो एक रीजन होगा। एक तो तुम लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा ले रहे हो, ऊपर से मिठाई का पैसा और मांग रहे हो, ये ठीक बात नहीं है ना। तो ये कुछ रीजंस थे, और इन रीजंस की वजह से हो क्या रहा था, लॉस ऑफ द लैंड, लॉस ऑफ द ऑक्यूपेंसी राइट्स। रेंट ज्यादा है, नहीं दे पाओगे तो ऑक्यूपेंसी राइट्स चले जाएंगे। लैंड रेवेन्यू ज्यादा है तो लैंड चली जाएगी, यही तो हो रहा था। लोन ज्यादा हो गया तो भी लैंड चला जाएगा। तो मोटा मोटा इससे हो क्या रहा है, इट लीड्स टू व्हाट डू यू से, आपके ऑक्यूपेंसी राइट्स प्लस लैंड पोजीशन, ये चला जा रहा है, यही तो हो रहा है। इनकी वजह से क्या रहा है, या तो मेरे पास अगर ऑक्यूपेंसी राइट थे किसी लैंड की तो वो चली गई, परमानेंट सेटल आया, तो जो भी लैंड मतलब मेरी थी, मान लो इफ आई वाज लाइक व्हाट डू यू से, व्हाट वाज द टू टाइप्स ऑफ पीजेंट्स, पाहिकस्त, खुदकश। सपोज इफ आई एम खुदकश, मेरे लैंड राइट गए, भाई ये तो जमींदार की हो गई ना। तो मतलब इस तरह से हो रहा था, और इसीलिए वो लोग गुस्सा थे। खैर, इसके साथ इतने लोग तो टारगेट होंगे ही, इसके साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर आल्सो बीन टारगेटेड, प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब देखो अलॉन्ग विद जमींदार्स, मिरासीदार्स, इजारादार्स, जो भी थे, जितने भी दार थे, ठीक है, उनके साथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी टारगेट हो रहे थे। व्हाट वाज द रीजन व्हाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर बीइंग टारगेटेड, है है इजी टारगेट, अरे यूरोपियन थे 6.5 फुट के, वो भी बंदूक वाले। इजी तो नहीं थे, इजी तो ये लोग थे, लाठी लेके घूम रहे हो, लाठी से मरोगे थोड़ी। लाठी से देर इज ऑप्शन, कि जैसे जमींदार हैं, मिरासीदार हैं, व्हाट आर दे, सिविल पुलिस, मतलब मैक्सिमम दे हैव लाठीज। लाठी फेंक के भी मार दोगे, मर थोड़ी जाऊंगा, एक बार तो पास तक पहुंचोगे ना। किसान है भाई, एक दो लाठी में तो नहीं मरेगा, है ना। यूरोपियंस का क्या सीन है, यहीं से गोली मार देगा, पास तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो देर इज अ चांस ऑफ सर्वाइवल। खैर, सो वाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर बीइंग टारगेटेड, क्योंकि ये साथ कौन दे रहा, मान लो इफ देर इज अ इजारादार, उसने आपकी लैंड हड़प ली, कि भाई पैसा नहीं दे पा रहे हो, लैंड मेरी। अब उसके लिए आप बहुत जो होगा कोर्ट जाओगे, कोर्ट जाओगे ना, वहां पे कौन बैठोगा, ब्रिटिश ऑफिशियल, कहेगा भाई ये तो लॉ के अकॉर्डिंग है, तो ठीक काम किया इसने, अकॉर्डिंग टू द लॉ लैंड तो इसका ही होना चाहिए, अगर इफ यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट। तो नाउ हु इज बीइंग टारगेटेड, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। भाई अगर डीसी इज देयर, यूरोपियन डीसी इज देयर, आप वहां पे गए तो उसने बोला कि भाई पुलिस पावर्स आपने दी थी मिरासीदार को, इसने मेरी जमीन हड़प ली, तो ये बोलेगा भाई ये तो लॉ वाला काम कर रहा है, आपको इतना रेंट पे करना था, आप नहीं दे पाए, इसने जमीन हड़प ली। सो दैट्स व्हाई ब्रिटिश ऑफिशियल आर बीइंग टारगेटेड। तो जब भी रिवोल्ट्स होंगे ब्रिटिश ऑफिशियल भी मारे जाएंगे, है ना। ये पूरा बैकग्राउंड है रिवोल्ट का, सिर्फ वो नाम रखना कि भाई पाबना, नील, ये सारे, इंडिगो रिवोल्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये लिखोगे और उन रिवोल्ट्स को एज अ एग्जांपल आप यूज करोगे, बट यूपीएससी आपसे ये जानना चाहेगी कि व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट, है ना। खैर, सो यू कैन से दे आर द सेकेंडरी रीजन, बट दे आर द सेकेंडरी रीजन, कि भाई पहले तो कोई हड़प ले रहा है, ये तो बाद में आ रहे हैं, पहले ही ये थोड़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। दे आर सेकेंडरी रीजन, बट दे आर ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। बहुत सारे रीजन है, सारे रीजन हम देखेंगे। ओके, अब इससे हो क्या रहा है,
पहले कुछ जनरेशन्स वाले जो लोग होंगे उनमें वायलेशन नहीं होगा, मतलब वो धीरे धीरे नॉन वायलेंट टाइप के होंगे, मतलब जैसे दादा परदादा हमारे होते थे बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं थे कि चलो हाँ ठीक है कोई कुछ कर रहा है करने दो। एंड देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ एंगर, थोड़ी गुस्सा तो उनमें भी होगी, उनकी आगे की जनरेशन आएगी वो थोड़ा ज्यादा गुस्से वाली होगी, सो देयर विल बी जनरेशंस ऑफ एंगर। अब सोचो ना 1857 तक कितने रिवोल्ट हुए होंगे, कितनी पीढ़ियां चलती गई होंगी, तो देयर विल बी जनरेशंस ऑफ एंगर। एक साथ जब ये फूटेगा तो फिर इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है। जनरेशन ऑफ एंगर अगेंस्ट एजेंट्स ऑफ ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन मत लिख देना डॉक्टर वाला, ओपी वाला, ऑपरेशन है ये, ठीक है। ऑपरेशन लिख दो, पता लगे डॉक्टरों को भी इंक्लूड कर लो इसी में, को भी मारे जा रहे हैं। एक ही आर, अच्छा ठीक है, पी पी एक ही होगा, ठीक है। एजेंट्स ऑफ ऑपरेशन जिसको नहीं याद हो लिख लो आप, जमींदार्स, ठीक है, इजारादार्स, ब्रिटिश स्टेट, मनी लेंडर्स, महाजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो जमींदार। वाई दे आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज ऑफ द रेंट, क्योंकि आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट दे आर द लैंड ओनर्स, ये रेंट बढ़ाएंगे तो दे विल बी टारगेटेड। तो इसके आगे ऐसे रेंट लिख लो याद रखने के लिए कि वाई दे आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज ऑफ द रेंट, क्योंकि ये रेंट ज्यादा बढ़ा देंगे। देन कम्स द इजारादार्स, इजारादार्स क्या मांगेंगे, लैंड रेवेन्यू, वो ज्यादा लैंड रेवेन्यू मांगेंगे। सेकंड इज इजारादार, सो दे विल आस्क मोर लैंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से उन पे प्रॉब्लम आएगी। देन कम्स ब्रिटिश स्टेट, ब्रिटिश स्टेट, ठीक है, हाँ? मतलब टूल ऑफ ऑपरेशन, मतलब ब्रिटिश स्टेट का टूल ऑफ ऑपरेशन इज रेवतवाड़ी काइंड ऑफ थिंग। ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया ना रेवतवाड़ी, रेवत को दे दी जमीनें और इनसे ले ली, यही तो बात है। हाँ नहीं नहीं दिस, हाँ बिल्कुल होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो दे आर बीइंग टारगेटेड, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, और वहां पे बेसिकली बड़े जमींदार्स नहीं थे, दे आर स्मॉल वंस, पॉलीगार्स थे ना, रेवेन्यू फार्मर, सॉरी दे आर नॉट रेवेन्यू फार्मर, दे आर काइंड ऑफ फार्मर्स। मैंने बोला किसी के पास वहां जमीनें नहीं है बड़ी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिग जमींदार एंड पॉलीगार। आपके पास 8-10 बीघे की जमीन थी, अब आप उसको पॉलीगार बोल दो, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली द जमींदार्स, काइंड ऑफ किसान ही थे वो लोग भी, बट क्योंकि रेवतवाड़ी सिस्टम की वजह से वो जमीनें एक्चुअल कल्टीवेटर्स के पास चली गई, ठीक है ना। सो ब्रिटिश स्टेट ड्यू टू द रेवतवाड़ी थिंग, ठीक है। एंड देन कम्स द मनी लेंडर्स और महाजन्स, मनी लेंडर्स और महाजन्स, अब चाहिए इसमें कुछ भी समझ लो, लोन्स की वजह से ये टारगेट हो रहे हैं, चाहे ये रेवतवाड़ी में है चाहे ये इधर है रेंट वाले इशू में, ठीक है। तो इनके खिलाफ टोटल एंगर इज देयर, टोटल एंगर इज देयर। तो कुछ नहीं समझ आया तनिषा, मनी लेंडर्स और महाजन्स दोनों कुछ भी नाम दे दो, जगत सेठ भी लिख सकते हो, बैंकर्स वही थे, पैसे देते वही थे। ठीक है। अब ये एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए किसान आर नॉट इनफ, यू नीड मोर पीपल। भाई ज्यादा लोग चाहिए होंगे ना, ब्रिटिशर्स थोड़े से थोड़ी हैं, 1.5 गुना ब्रिटिशर्स, समझ रहे हो ना, ब्रिटेन की आर्मी के 1.5 गुना ब्रिटिशर्स आर देयर, सो यू नीड काइंड मोर पीपल, सो टू एक्सप्रेस दिस एंगर यू नीड मोर पीपल। अब मोर पीपल वाला सीन जैसे ये था कि मान लो इफ यू आर अ किसान, किसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाते होगे, मंदिर या मस्जिद में जाते होगे ना, सो वेदर यू विल गो टू द टेम्पल और द मॉस्क, या तो मंदिर जाओगे या तो मस्जिद जाओगे। इफ यू आर क्रिश्चियन यू विल गो टू द चर्च, बट क्रिश्चियंस अभी तक आए नहीं है, 1813 अभी नहीं हुआ ना, 1813 के बाद क्रिश्चियंस आएंगे, खैर। सो मोस्टली वेदर यू आर मुस्लिम और यू आर हिंदू। तो अब नाउ इफ यू आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स की मतलब रेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो जनरली लोग पुराने टाइम में कहाँ मिलते थे, सिर्फ मंदिरों वगैरह पे मिलते थे, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस होता था जहाँ पे भी गैदरिंग है, मान लो भजन होता शाम को मंदिर में, या उधर अजान होती है जुमे की नमाज के लिए, या जिस जिस भी तरीके से सारे लोग इकट्ठा वहीं होते हैं। भाई भजन होगी तो लोग जाते हैं, नमाज वगैरह होती तो पुराने टाइम पे ऐसे ही लोग इकट्ठा होते थे। अब जब सारे लोग इकट्ठा हो गए मंदिर में, तो सारे लोग बताएंगे कि भाई देयर इज दिस प्रॉब्लम, तब उस मंदिर का या तो एक पुजारी होगा या तो फिर उधर मॉस्क में एक जो है क्या बोलते हैं उनको, मौलवी होगा, पॉसिबली है ना, मौलवी होगा। तो अब बिकॉज ही इज योर धर्म गुरु, यही तो है कि पुजारी इज देयर, ही इज योर धर्म गुरु, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो जनरली हम पूछने जाते हैं। पुराने टाइम में तो यही था, इंटरनेट थोड़ी था, गूगल कर लो हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। है ना।
तो दिस इज द थिंग। तो अब वो कहाँ जाएंगे? अपने धर्म गुरु या जिनको लगेगा कि भाई ज्यादा नॉलेज वाला उसी के पास आप जाते हो। तो पुजारी के पास जाएंगे तो पुजारी क्या बोलेंगे कि भाई देखो ये तरीका है और चलो। अब नाउ दे विल नीड अ लीडर एज वेल। तो जो सबसे ज्यादा ज्ञानी वही उनको लीड करेगा। इस तरह से एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगी? देखो यूनिटी होगी। देयर इज अ यूनिटी कि यहाँ पे लोग यूनाइट हो रहे हैं। एंड हु इज द लीडर? द रिलीजियस लीडर, है ना। तो इस तरह से रिलीजियस एस्पेक्ट्स विल बी देयर। संदीप हंस क्यों रहे हो? ठीक है, मतलब अरे यार देखो उनकी भी फैन फॉलोइंग। मजे की बात देखो, आसाराम बापू फॉर एग्जांपल, कोई उधर गया है? व्हाट इज द नेम? धौला कुआं साइड आश्रम वहीं पे है ना। मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में आश्रम, पता है कि नहीं? दैट गाय इज चार्ज्ड विद लाइक सेवरल केसेस, मतलब सेवरल एलिगेशंस एंड एवरीथिंग। जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। स्टिल पीपल बिलीव कि उसको फंसाया गया है। अरे अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ही इज गिल्टी, लेकिन अभी भी कम से कम मेरे 15-20 रिलेटिव्स हैं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। हम कह सकता हूँ कि भाई मेरी मौसी। हाँ, तो दे स्टिल बिलीव कि उनको फंसाया गया है। यहीं दिल्ली में रहती हैं, उनके घर में चले जाओ तो उनके जितना ठीक है, जितना बड़ा ये बोर्ड है ना, इसके 3-4 गुना और बढ़ा लो, जितनी बड़ी आशाराम की फोटो लगी ऐसे हाथ करके आगे ही। ऐसे अंदर घुसोगे ऐसे आशीर्वाद मिलेगा तुरंत। अब मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा बाहर मिल लो तो बात ठीक है, या तो इनको हटा दो। नो ऑफेंस। ठीक है, ऐसा कोर्ट बोलती, मैं नहीं कह रहा ये सब। तो ये बात है, आप देखो ना, मतलब इस तरह से धर्म का दिस इज द प्रभाव ऑफ दिस, व्हाट वी से, दिस रिलीजन एंड एवरीथिंग, कि लोग नहीं मानते इस चीज को। भाई अगर कोर्ट इज सेइंग, सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, फिर भी आप नहीं मान रहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से है। खैर, बात क्या कर रहे थे हम? तो इस तरह से देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट, और यहाँ से ज्यादातर लोग गैदर हो रहे हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इस किसी भी एस्पेक्ट ले सकते हो कि भाई कोई सिविल पर्सन होगा, मान लो ये लोग जमींदार के पास चले गए कि भाई हम तो तुम्हें जानते थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तुम बेवफा कैसे हो गए? तो ये बोलेगा कि भाई कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो रीजन होता है। तो ये बताएगा कि ब्रिटिशर्स आर द रीजन, क्योंकि वो मुझसे इतना पैसा मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो बोलेंगे ठीक है तुम हमारे साथ आओ और चलो लड़ाई करो। इट विल बी अ सिविल अपराइजिंग। किसी भी तरीके से रिलेट कर लो। सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। अच्छा, रिलीजियस एस्पेक्ट में ना एक और रीजन आएगा, देखो आप। तो रिलीजियस एस्पेक्ट में एक तो ये बात आ गई कि भाई धर्म गुरु इज लीडिंग, बिकॉज भाई बहुत सारे लोग आप में फेद करते हैं। तो आपको एज अ, क्या कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, कि भाई हाँ चलो तुम लोग इतना मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं लीड करूंगा तुम लोगों को। तो दिस एस्पेक्ट इज देयर इन रिलीजियस एस्पेक्ट। देयर इज अनदर थिंग, जो ये टेम्पल्स और मॉस्क हैं, इनको कुछ जमीनें मिली होती थी राजाओं से टेम्पल और मॉस्क बनाने के लिए। हवा में थोड़ी झूल रहे हैं, जमीन होगी। नहीं, सोचो ना, ऐसे अगर हवा में होता तो अच्छा रहता ना कि इसे घुमा करके ले जाओ। ठीक है, तो टेम्पल्स एंड मॉस्क, लैंड थे इनके पास। और कई बार इनको बहुत ज्यादा लैंड्स दिए होते थे कि ये उस लैंड को क्या करते थे, रेंट पे दे देते थे कि लोग कल्टीवेट आउट करो और उससे रेवेन्यू वसूलते थे। एंड दीज लैंड्स वर मोस्टली टैक्स फ्री। किसी मंदिर के लिए कोई जमीन दी जाती है तो कभी भी जनरली उस पर टैक्स नहीं लगता। आज भी अगर इफ यू आर डूइंग एनी डोनेशन टू द टेम्पल, ब्लैक मनी को अवॉइड करने का एक अच्छा तरीका जानते रहो सब लोग, एनजीओज में डोनेशन, मंदिर में डोनेशन, इट्स टैक्स फ्री। हाँ, मतलब लगाएंगे ही। अब उस तरह से मंदिर से हजारों किलो सोना निकलेगा तो क्या होगा, है ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, खैर। तो दीज आर टैक्स फ्री क्योंकि रूलर्स ने इनको दिया, और रूलर्स जनरली इनमें रिलीजन में बिलीव करते थे। इफ देयर इज अ मुस्लिम रूलर तो वो लैंड, जो भी मॉस्क को लैंड देगा, इट विल बी टैक्स फ्री, उसे कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा। सिमिलरली अगर टेम्पल को कोई जमीन मिली हुई है तो इट विल बी टैक्स फ्री। अकबर वगैरह के टाइम पे भी दीज आर टैक्स फ्री। औरंगजेब के टाइम में उसने कई सारी मंदिर तोड़ दिए, जमीनें ले ली, बट स्टिल उसने कभी भी जजिया वगैरह इंपोज किया, बट ऑन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। कभी भी लैंड्स पे टैक्स वाज नेवर देयर। नाउ ब्रिटिशर्स आए, इनको लगा कि भाई अरे यार इतनी सारी जमीनें मंदिर के नाम पे तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, हैं, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। 1717 बंगाल, 1770 बंगाल फेमीन, रेवेन्यू इज डाउन। अब इनको हर तरीके से पैसा बढ़ाना है, तो इसको क्या करेंगे, ये टैक्सेबल बना देंगे। और जैसे ही ये टैक्सेबल बना, मौलवी साहब या पुजारी साहब को गुस्सा आ गया, अरे तेरी इतनी हिम्मत, नाउ विल फेस द रेथ ऑफ गॉड। इन्होंने बुलाया कि मेरे अनुयायियों, ये मंदिर नहीं बचेगा अब।
ब्रिटिशर्स आर कमिंग फॉर इट, है ना। तो इस तरह से जिस भी तरह से उन्होंने भड़काया, तो दिस इज अनदर रिलीजियस एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो बहुत सारे लोग आए मंदिर में बोले कि भाई थोड़ा मैं लीड कर दो, तुम ज्यादा ज्ञानी हो। देखो देयर इज अनदर एस्पेक्ट आफ्टर 1813, ये रिलीजियस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि क्यों रिलीजियस पीपल इसमें आगे, क्यों वो रिबेलियंस बन गए, है ना। सो आफ्टर 1813 कौन आ जाएंगे इंडिया में? मिशनरीज, मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करेंगे? कन्वर्ट करने लग जाएंगे लोगों को। पुजारी को गुस्सा आ जाएगा कि भाई हिंदू थे, हैं, आकर के तुम राम राम करते थे, आते ही बोला हालेलुया। पुजारी इज ऑफेंडेड, दैट कम्युनिटी, दैट हिंदू कम्युनिटी इज ऑफेंडेड कि भाई यू आर कन्वर्टिंग अस मुस्लिम्स, सलाम वालेकुम, नाउ यू आर सेइंग हालेलुया। So that's problematic, है ना। तो because of these Christian missionaries there is a what do you say, fear of like कि fear of being converted, कि भाई कल को मुझे पकड़ के कन्वर्ट कर दिया जाए। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार पकड़ पकड़ के लोगों को, है ना। सो दिस इज थिंग, परिवार नियोजन। सिमिलरली इट्स हैपनिंग कि भाई लोगों को पकड़ पकड़ है, इधर कल से तू क्रिश्चियन, तुम्हारा नाम थॉमस समथिंग, है ना। मान लो कोई राम है, तो यार व्हाट, एडवर्ड राम, हाँ एडवर्ड राम से, मतलब कुछ भी है, पकड़ पकड़ के तुम्हें यू आर बीइंग कन्वर्टेड इन क्रिश्चियंस। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो धर्मगुरु होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको प्रॉब्लम होगी। देन देयर विल बी अ रिबेल, रिवोल्ट अगेंस्ट दीज ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। तो दिस इज द रीजन, है ना। सिविल अपराइजिंग में हम पहली बात कर चुके हैं कि जो जो रूलर्स थे उनको डिस्पोजेस कर दिया गया। जैसे मान लो कि नवाब अवध है, उनको हटा दिया गया, सादत अली खान को बना दिया गया था, याद है, वजीर अली को हटा करके सादत अली खान वॉज देयर। वजीर अली को गुस्सा नहीं आएगा, तो वो सबसे पास किसके पास जाएगा? पिजेंट्स के पास, कि जो वो जो टैक्स मैंने तुम्हारे लिए बढ़ाया था 2 महीने पहले, उसका कारण जानते हो? आज तुमको सच्चाई बताता हूँ। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी, कहा यहाँ बंदूक लगाया, कहा जाओ टैक्स लो नहीं तो तुमको मार देंगे। तुमको तो पता है कि मैं तो जनरेशन से तुम लोगों के लिए लॉयल हूँ, बट नाउ दे फोर्स्ड अस, है ना। तो ऐसा रोए हुएगा, आंसू आंसू गिराएगा, मैं भी ग्लिसरीन डाल के गया हूँ आंखों में, पता है ना। नहीं रोना आ रहा हो तो ग्लिसरीन डाल लेना कभी। ऐसे मतलब मुझे नहीं आता, जैसे मान लो कि ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मतलब कुछ होता है ना, कुछ जैसे किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई, एवरीवन इज क्राइंग देयर, मुझे नहीं आते इमोशंस। मेरी नानी की डेथ हुई फॉर एग्जांपल, अब वो 90 साल की थी, अब मैं क्या रो उनके लिए, शी वॉज बेयरली शी कैन वॉक, तब शी इज सफरिंग ना, तो चली गई तो इट्स गुड फॉर हर, बट एवरीवन वाज क्राइंग। अब मुझे नहीं रोना रहा तो ग्लिसरीन लेकर जाओ ऐसे कायम के लिए, ऐसे हल्का सा लगाओ, मस्त एकदम झरना बहेगा, ठीक है। ठीक, खैर। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द पीजेंट्स रिवोल्ट, ठीक है ना। ट्राइबल्स का अभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज काइंड ऑफ अ पीजेंट ब्लूप्रिंट ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट। कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो दिस इज द बैकग्राउंड, इस तरह से हम बैकग्राउंड देंगे, और जो पर्टिकुलर रिबल्स हैं हम उनको एज अ एग्जांपल लिखेंगे। क्लियर है? हर एक रिबल को मेंशन करेंगे, जितने भी वर्ड्स का उन्होंने दिया, एक तो इसको समराइज कर दिया, देन हम रिबल्स, उन रिबल्स को कि भाई पॉइंट 1 जो जो इंपॉर्टेंट थे, फराजी मूवमेंट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनमें 2-2 4-4 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, उतना। और क्या कह सकते हैं, वो रिबल्स बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई फराजी वगैरह पूछ लिया, जनरली मेंस में हमारे लिए दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, कि व्हाई इट्स हैपनिंग। खैर, सिविल अपराइजिंग हो गया, आते हैं जरा ट्राइबल्स पे, देन फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके कि अब देखो ट्राइबल्स का क्या रीजन है। पीजेंट्स वाले में किसी को कोई डाउट? ठीक, अच्छी बात, क्योंकि जितनी बातें हमने की, ये बात हम पहले कर चुके हैं हर जगह। जब मैंने रेवतवाड़ी डिस्कस की थी तब भी हम ये बात करें कि पीजेंट्स आर नॉट हैप्पी, जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट आया, स्टिल पीजेंट्स आर नॉट हैप्पी, है ना। अब जो ट्राइब्स होते हैं उनकी 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उनका खुद का कल्चर होता है, इफ दैट कल्चर इज लाइक इंटरफेयर्ड देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो ट्राइबल्स का देयर इज ओन कल्चर, प्लस देयर ओन कम्युनिटी इज देयर, कि अगर 100 लोग हैं ट्राइबल्स, उसमें से कोई एक पर्सन अगर बाहर से आ गया तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना। सो ओन कल्चर, ओन कम्युनिटी, प्लस एक और रीजन ऑटोनॉमी, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ट्राइबल्स। आज भी अपने इंडिया में भी, इवन टुडे, आपको पता होगा कि कई सारे ट्राइबल रीजन्स में दे हैव द ऑटोनॉमी। इज इट क्लियर?
they can hunt there as well, they can go to the jungle, they can cut the trees, they can do like most of the things they used to do. धीरे धीरे हम उनको ला रहे हैं मेन स्ट्रीम में, लेकिन देयर आर सेवरल रीजन्स विच इज ऑटोनॉमस। ये क्लियर है ना, ट्राइबल रीजन्स, इस तरह से हमने उनको अपने साथ लाया, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिवोल्ट होते थे। इंडिया जब हमको फ्रीडम मिल गई उसके बाद भी ट्राइबल रिवोल्ट्स नागालैंड वगैरह में अभी देर लो, मणिपुर इज अनदर एग्जांपल, इट्स हैपनिंग देयर। पिछले कितने महीनों से कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है, कहने के लिए हजारों लोग हैं, दे आर सफरिंग बैडली। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम देयर एंड दे आर सफरिंग, कि कभी मैं उनसे बात करूँ देयर इज फायरिंग स्टार्टिंग, यू नो। हाँ, तो अब नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, बट स्टिल दे हैव द ऑटोनॉमी। बहुत सारे ट्राइबल रीजन्स को आज भी ऑटोनॉमी दी गई है, क्लियर है? ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। स्वायत्त होना मतलब ये है कि मान लो इफ यू आर अंडर समवन, जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हैं, लेकिन हमें उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें कहाँ जाना है। शाम को मुझे मान लो कहीं पे बाहर जाना है, अपने मन से मैं जा सकता हूँ। हेट स्पीच ना हो अगर, तो मैं पब्लिक स्पीच दे सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, तो पब्लिक स्पीच दे सकता हूँ कि भाई 8-10 लोगों के मैंने बैठा करके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से जाकर के अप्रूवल नहीं लेना है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑटोनॉमी, कि आप एक इंडिया में रह रहे हो, यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए स्टिल यू हैव ऑटोनॉमी, कि आपके जो एक्शंस हैं आप उनको बिना किसी के रोक टोक के कर सकते हो, तब तक जब तक कि किसी और को हार्म ना कर रहे हो। इज इट क्लियर? खैर, तो दिस इज द थिंग, और इसकी वजह से दे वर लिविंग पीसफुली एंड लाइक ऑटोनॉमसली। यहां तक इनकी जिंदगी चल रही थी। ये जब तक उनको मिलता रहेगा तब तक उनकी जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी, ठीक। अब आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक। अच्छा, एक और चीज, ये कहाँ रहेंगे? जंगलों में। ऐसे नॉर्मल नहीं रहेंगे कि फरीदाबाद में कोई रह रहा है आप उसको ट्राइबल बोल दोगे, ठीक है, ठीक है। अब फॉरेस्ट में रहते थे, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, जो ये लैंड वैंड पे खेती वेती चली है तो ठीक है, फिर वो थोड़ी देर एक दिन के चलो घूम के आते हैं, उनको दिखा कि यार बहुत सारे पेड़, उनको लगा कि ये क्या चीज़ है। जब वो अंदर गए उनको दिखा कि भाई इधर तो बड़े सारे फ्रूट्स हैं, पेड़ हैं अच्छे अच्छे हैं, इनको लगा कि ये कैसे मिस हो गया। तो इनको दिखा कि फॉरेस्ट आर व्हाट, ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ, यही तो, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ब्रिटिशर्स के लिए, विच वॉज टिम्बर, ठीक है ना। टिम्बर की जो लकड़ी होती है, रेलवे ट्रैक्स, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस में यूज होते हैं जनरली, रेलवे ट्रैक्स, हाँ बिल्ड, हाँ शिपिंग, शिपिंग में, हाँ शिप्स, एंशिएंट टाइम दे वर मेड विद दिस, है ना। कभी भी रेलवे की पटरी पे जो लकड़ियां लगी होती थी पुराने टाइम वाली पे, टिम्बर होता था, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि अरे यार इतने टिम्बर के पेड़, हजारों शिप बनाएंगे, बेचेंगे, मजा आएगा। तो अब इनको लगा कि किसी भी तरीके से इसको कब्जा करना पड़ेगा, या तो इसको टैक्सेबल बना दो, ठीक है। सो नाउ, अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से जंगल्स होते थे। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी, फॉरेस्ट सी, फॉरेस्ट डी, ऐसे देयर आर मल्टीपल फॉरेस्ट। सपोज दिस फॉरेस्ट इज लाइक स्पेसिफिक अबाउट फ्रूट्स, कि यहाँ पे सेब के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, महुआ, शराब बनेगी, मजा आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स आर देयर, ठीक है, जिनको मार करके दीवार पे लगाना होगा, ठीक है। किसी जंगल में मान लो टिम्बर के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और चंदन के पेड़ ज्यादा हैं, पुष्पराज, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जंगल थे, स्पेसिफिक जंगल्स। तो इनको लगा कि नाउ इनको क्या करना चाहिए, दे वांटेड टू मेक देम टैक्सेबल, इन फॉरेस्ट को किसी भी तरीके से टैक्सेबल बनाओ, दिस इज दियर एम। अब उसको टैक्सेबल बनाते कैसे थे, ये देखो आप। तो कुछ तरीके थे जिसको वो बनाते थे। मान लो कि अब उसको टैक्सेबल कैसे बनाएंगे, वो देखना। पहला तरीका देखो आप, सपोज देयर इज जमींदार, ये जमींदार है, और इस जमींदार की लैंड सपोज उस जंगल के जस्ट किनारे है, समझ आया, दिस इज द जंगल एंड जस्ट ऐसे उसकी जमीन लग रही है, ठीक है ना। तो जमींदार है एंड जो भी इसके पास लैंड है, लैंड बिसाइड द फॉरेस्ट।
तो इन्होंने इसको बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, मैं तुम्हें ये जमीन भी देता हूँ, लो आज से ये जंगल तुम्हारा, और तुम इससे लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो और ला करके हमें दो। क्लियर है? तो ये जो जमीन उसके वो थी, तो इसमें फॉरेस्ट इज इंक्लूडेड। फॉरेस्ट इज इंक्लूडेड। जमींदार की जमीन में आ गया, अब ये जमींदार फॉरेस्ट में जाएगा, उनसे लैंड रेवेन्यू मांगेगा, फिर वो इसको टांगेंगे उल्टा, भूनेंगे, खा जाएंगे। ठीक है? सो दिस इज द थिंग। लेकिन दिस जमींदार इज नॉट इन दियर कम्युनिटी, ये उनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। अब ये वहां पे जाएगा, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, यू आर आउटसाइडर। और अगर कोई आउटसाइडर ट्राइबल एरिया में जाएगा, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो एक रीजन तो ये हो गया, एक रीजन बना ना कि वाई दे आर गोइंग टू अपराइज। दूसरा तरीका देखो इनका लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का, देयर इज द सेकंड वे। ये खुद जंगल में घुस गए। ठीक, नाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंटर्ड इन द जंगल, गए फॉरेस्ट में, तो देखा कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। दो तीन ने कोशिश की कि इनको मार दें, ये बंदूक लेकर गए थे, इन्होंने उनको मार दिया। भैया तो तीर मार दोगे या तो भाला मार दोगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे। आर्मर वार्मर पहन के गए, तीर मारा, अटक गया आर्मर पे, मजा नहीं आया, इन्होंने गोली मार दी उसको। तो वो खड़े हो गए कि हाँ ठीक है आओ, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते ना अब। अच्छा ये गए, इन्होंने बोला कि अच्छा यू आर द मुखिया, यू आर द लीडर, आज से मैं तुमको जमींदार बनाता हूँ, तुम इतना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, ला करके मुझे दे देना। इज इट क्लियर? तो व्हाट दे डिड, दे मेड ट्राइबल चीफ्स जमींदार्स। अब एक बार आप जमींदार बन गए तो आप ला करके रेवेन्यू देते रहोगे। एक ये तरीका हो सकता है, जमींदार को लैंड दे दो, वो वाली भी, उनके लीडर को पकड़ो, उसको जमींदार बना दो। कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, दो तरीके ये हो गए। ओके, तीसरा तरीका देखो आप, इनको लगा कि जमींदार को मैंने बोला, जमींदार कह रहा है कि भैया ये बहुत खतरनाक लोग हैं, तो मैं मर जाऊं इससे अच्छा है कि लालच ना करूं, जिंदा रहूंगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिक्स टेकर्स होंगे, रिक्स लेने वाले, रिक्स। ठीक है? तो रिक्स टेकर्स कौन होते हैं? इजारादार्स। इजारादार आएंगे, ये क्या करेंगे, लैंड से ऑक्शन कर देंगे कि ये जंगल की जमीन है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये जमीन उसकी। उसके फीचर्स दिखाएंगे, देखो इस जंगल में ये भी पेड़ है, ये जानवर, इसको मार करके बेचोगे, इसको ये करके बेचोगे, इंसान भी इनको अगर पकड़ लोगे तो लेबर करवाओगे, मतलब जिस भी तरीके से। सो दे इंट्रोड्यूस्ड इजारादार्स इन द फॉरेस्ट एरियाज। अब इजारादार दे आर वेरी ब्रूटल, फोर्स फोर्स लेकर जाएंगे कि अच्छा बेटा लैंड रेवेन्यू लाओ, वसूलता हूं मैं तुमसे। तो दे इंट्रोड्यूस इजारादार। देखो ये रीजन तैयार कर रहे हैं ये लोग, वाई दे आर गोइंग टू अपराइज, दिस रीजन इजारादार दे आर वेरी ऑपरेसिव। यहां से आपने आग में घी डालना चालू कर दिया है। ठीक, एंड देन एक और चीज देखो आप, अब देखो हर तरीके से, मतलब तीन तरीके से तो आपने कैप्चर कर ही लिया उन्हें। अब ट्राइबल्स को लगा कि हमें पैसा तो देना ही है, अब हमारे पास पैसा नहीं है तो लैंड भी चला जाएगा। ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे पास उसका भी तरीका है। सो दे इंट्रोड्यूस मनी लेंडर्स इन द फॉरेस्ट। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इससे लोन ले लो, दिस इज मिस्टर ए, और ये तुम्हें लोन दे देंगे, उससे हमारा पैसा चुका दो, जब तुम्हारी फसल हो या जब भी तुमको पैसा इतना आ जाए तो तुम इनका चुका देना, है ना। सो दे इंट्रोड्यूस्ड मनी लेंडर्स इन द फॉरेस्ट, और अल्टीमेटली वो फॉरेस्ट मनी लेंडर हड़प लेगा। एक तो ये तरीका होगा, और एवरी वन इज आउटसाइडर। नाउ यू आर ऑटोनॉमी में उनकी आप दखल दे रहे हो, उनकी कम्युनिटी में दखल दे रहे हो आप, और उनका जो कल्चर है, बिकॉज आउटसाइडर्स आर कमिंग अलॉट, सो उनका कल्चर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। भाई उनका जो टाइम था, मान लो उनका टाइम था कि 9 बजे खा के सो जाना, ब्रिटिशर्स वहाँ 11 बजे पार्टी कर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, महुआ पी के चिल्ला रहे हैं, पेड़ काट डाल रहे हैं। हो सकता है कोई पेड़ पे रहता और रात में वो गिर के मर गया बेचारा, उसी पे सो रहा था, हो सकता है ना। तो दिस इज द थिंग। तो इस तरह से वो टैक्स वसूलते थे। दिस पॉइंट, मान लो यू आर अ जमींदार और आपकी जमीन जंगल के एग्जैक्ट किनारे है। ठीक, अब ब्रिटिशर्स आपके पास आए, बोले कि देखो इतनी तक तो तुम्हारी जमीन है ही है, एक काम करो ये जंगल को भी मैं तुम्हारी जमीन में इंक्लूड कर देता हूँ, अब तुम ज्यादा पैसा है। ये तो दिस इज द लॉजिक कि देखो ना तो लैंड को कोई ओन कर सकता, ना ही एयर को कोई ओन कर सकता, ना ही वाटर को कोई ओन कर सकता है। लेकिन बिकॉज ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दैट एरिया, हु इज द सुपीरियर अथॉरिटी,
अगर इस फरीदाबाद में आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो आप चाहे जिसकी जमीन हड़प सकते हो। पावरफुल बनो, फिर करके देखो, मजा आएगा। ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे उनको रोकने वाला कौन है? अगर वो बोल भी दें, वो चलो कह दें कि नहीं है मेरी, मैं फिर भी कब्जा करूंगा, कौन रोक लेगा उनको? हु इज देयर? मराठास आर ऑलरेडी फिनिश्ड, मुगल्स आर फिनिश्ड, मैसूर इज फिनिश्ड, रोकेगा कौन? खैर, तो दिस इज द थिंग। दस हाउ दे जस्ट इंक्लूडेड दैट जमीन की जमींदार, आज ये जमीन तुम्हारी। तो जमींदार अगर लालची होगा या कभी उस जंगल में नहीं गया होगा तो उसको नहीं पता कि इसमें बहुत खतरनाक ट्राइब्स हैं, एक चुड़ैल भी रहती है इसमें, है ना? ये कहानियां तभी बनती थी कि जंगल में मत जाना, देयर इज अ चुड़ैल, कि हो सकता है ब्रिटिश डर जाए। दिस इज द थिंग। खैर, अच्छा ब्रिटिश देखो एक चीज और होता है, ज्यादा पढ़े लिखे होने पे आप इन चीजों में नहीं मानते। अगर कोई इंडियन होते ना, किसी और कंट्री में जाके कब्जा किया होता, बोलते कि इसमें जो है टोटका कर रखा है, अंदर गए तो बेटा बकरी बन के निकलोगे, नहीं जाते कि भाड़ में जाए। रियलिटी है ये। आप कितना भी पढ़े लिख लो, कहीं पे भी से नींबू मिर्ची वगैरह पड़ी हो, मैं कहूँ कि इसको उठा के खा जाओ, कितने भी पढ़े लिखे हो, भगवान मतलब कोई ही होगा कि अगर वो ही इज नॉट मेंटली डिस्टर्ब तो उसको तो नहीं छुएगा वो, मैं भी नहीं छूंगा। हाँ, ये ब्रिटिशर्स होगा क्या गए हैं, इसका बनाओ सिकंजी, इसको डालो सब्जी में और मस्त खाओ, है ना? तो दिस इज द थिंग कि भाई वो लोग नहीं डरते थे कि घुस गए, ठीक है चलो जंगल में जो होगा देखा जाएगा, बंदूक है हमारे पास। ये चीज समझ आई? ओके। अच्छा एक और चीज किया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ना जंगल्स का कैटेगराइजेशन कर दिया। आज भी जंगल का कैटेगराइजेशन ऐसे होता है, एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट फॉरेस्ट, सॉरी मतलब ऐसे बोलो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तीन कैटेगराइजेशन कर दिया इन्होंने। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा कि ट्राइबल्स आर नॉट अलाउड हियर, क्लियरली। अब सपोज देयर इज अ फॉरेस्ट जिसमें टिम्बर के ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, और मुझे पता है कि ट्राइबल्स इनको काट के बेच रहे हैं, इट इज हार्मफुल फॉर मी, ब्रिटिशर्स को ये इकोनॉमिकली हर्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये जंगल आज से रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अगर कोई ट्राइबल इसमें दिखा तो गोली मार दूंगा। एक साइन लगाया ऐसे, एक आदमी की खोपड़ी, दो ऐसे हड्डी, ठीक है? कि अगर कोई गलती से इसमें दिख गया और एकाएक से रातों रात बहुत सारे ट्राइबल्स क्या हो गए, बेघर हो गए। यही तो हुआ, बहुत सारे लोगों का घर रहा होगा इसमें, एक दिन में नाउ यू आर फोर्स्ड कि भाई इसको छोड़ करके चले जाओ, यू आर गिविंग देम अनदर रीजन, एक और रीजन तैयार हो रहा है। देन कम्स द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि नॉर्मली आप उसमें नहीं जा सकते इफ यू आर ट्राइबल ऑफ दैट एरिया, तो इसमें आप लकड़ियां काट सकते हो बट फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर द बिजनेस, पहली बात। तो इस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को आप पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो। अब पर्सनल यूज किस बेसिस पे होगा? मान लो एक फैमिली में 4 लोग हैं, तुम्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो एक पेड़ काट लो, महीना चलेगा तुम्हारा। अब तुम अगर 10 पेड़ काट रहे हो तो मुझे पता चल जाएगा, बाकी नो यू आर सेलिंग इट, गोली मार दूंगा। ठीक, कि चलो परिवार कम कर देते हैं, आधा पेड़ ही लगेगा 1 महीने का। तो दिस इज कि पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हो बट फॉर द बिजनेस पर्पज नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? एंड देन कम्स द ओपन फॉरेस्ट। अब एक फॉरेस्ट ऐसा है जिसमें क्या है, ऐसे बबूल वगैरह के पेड़ है कांटे वोटे वाले, ठीक है जाओ रहो इसमें, इट इज ओपन फॉर यू, काटो बेचो जो भी करना है करो। ठीक, तो ओपन फॉरेस्ट, आप यहाँ पे बस सकते हो, रह सकते हो, इसको काट सकते हो, इसको बेच सकते हो, खा सकते हो, जो मर्जी वो करो। कैटेगराइजेशन कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एक तो ये रीजन कि आपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड कैसे घोषित कर दिया, हु आर यू, ठीक, बिलोंग्स टू अस, फ्रॉम जनरेशंस वी आर लिविंग हियर। अब तुमने एकाएक से कैटेगराइजेशन कैसे कर दिया? एक तो ये रीजन, दूसरी बात बिकॉज ऑफ दिस मेनी ट्राइब्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम दियर होम्स। अनदर रीजन, देखो ये सारे रीजन अभी तक हम तैयार कर रहे हैं कि मतलब वाई दे आर अपराइजिंग, ठीक है ना? किसी एक कारण से ही रिवोल्ट नहीं होता। अब आप उनको हर तरीके से परेशान कर रहे हो, घरों से निकाल दे रहे हो, उनकी चीजें ले ले रहे हो, बाकी भी, है ना? एक तो ये बात हो गई, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दियर होम्स। अब एक और चीज देखना, सपोज दिस इज अ एक फॉरेस्ट है जिसमें टिम्बर के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। उससे पहले मैं बोलता हूँ चलो, जब ये रेल रोड्स बना रहे थे तो बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ेगा, विच विल हर्ट ट्राइब्स अगेन। फॉर द रेल रोड्स भाई जंगल काटने पड़ेंगे ना आपको, पेड़ काटने पड़ेंगे।
तो एक तो रेल रोड, सो यू आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। एक काम कर रहे हो आप, रेल रोड बनाने में अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेंडर लेंगे, देयर विल बी सो मेनी बिजनेसमैन। पेड़ वेड़ काटने के लिए बहुत सारे लोग टेंडर लेने आएंगे, तो बिजनेसमैन एंटर होंगे, बिजनेसमैन आएंगे। भाई रेल रोड आएगा, अगर रेल इंडिया में आ रही तो बहुत सारा एफडीआई भी आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच विल लीड टू बिजनेसमैन भी, भाई उनका काम है तो वो देखने जाएंगे, ठीक। प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी घुसेंगे जंगल में, अब रेल रोड बन रहा है, कौन देख रेख करेगा, ठीक। इतने सारे आउटसाइडर्स आर कमिंग इन योर एरिया, नाउ यू आर ट्राइबल ऑफ दैट एरिया। अब बहुत सारे लोग बाहरी आप में आ रहे हैं आपके एरिया में, विच विल अगेन हर्ट यू कल्चरली, आपकी ऑटोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब बहुत तरीके से इंटरफेयर हो रहा है। अनदर रीजन, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसमें ऐड कर लो, टिम्बर के पेड़ कटेंगे तो बहुत सारे मर्चेंट्स भी आएंगे उनको खरीदने, आएंगे कि नहीं, एक तो लोन देने के लिए आए थे, अब बहुत सारे मर्चेंट्स जो है वो टिम्बर के पेड़ खरीदने भी आएंगे, टू बाई टिम्बर, टू बाई फ्रूट्स, टू बाई चंदन वुड, कुछ भी बोलो। तो देखो देर आर सो मेनी पीपल कमिंग एंड दे आर आउटसाइडर्स, ट्राइबल्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है, दे आर आउटसाइडर्स एंड इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। तो यही वो सारे लोग होंगे जो ट्राइबल अपराइजिंग में टारगेट किए जाएंगे, जमींदार्स, दीज गाइज, मर्चेंट्स, महाजन्स, बनियाज, ये सारे लोग दे विल बी टारगेटेड बाय द ट्राइबल्स। समझ आया, पीजेंट्स किसको टारगेट करेंगे, ट्राइबल्स किसको टारगेट करेंगे, इज इट क्लियर। तो किसी भी रिवोल्ट में इफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड, देखो सारा बैकग्राउंड यहीं से है, नथिंग डिफरेंट। ओके सो यहां तक हो गया। कुछ पॉइंट्स लिखो आप इसके, मतलब कुछ और रीजंस लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो आप इसमें, रीजंस में ही इतने सारे समझ आए ना, कुछ और पॉइंट लिखो आप। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द रीजंस कि ब्रिटिश वांटेड सेटल्ड पीजेंट कम्युनिटी, Britishers wanted settled peasant community. Hence, they banned shifting cultivation. They banned shifting cultivation. In Hindi, we call it झूम खेती. Shifting cultivation. In Hindi, we known as झूम खेती. Why this name is there? Because of a reason. शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या प्रॉब्लम है इनको, ब्रिटिशर्स को, वाई दे आर बैनिंग इट। सॉइल न्यूट्रिशन तो यार एक टाइम बाद वो फिर से रिकवर कर लेती है, यही तो फायदा, एक फायदा भी उसका, हाँ मतलब कह सकते हो, बट नॉट, दैट्स नॉट द रीजन। सोचो तो वो जनरली उन एरियाज को कब जाते थे जो किसी के पास नहीं होता था। तुम सोचो यू आर अ जमींदार, तुम एक खेत को ऑलरेडी, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों चाहते हैं बनाना, उससे क्या फायदा। नाउ इफ आई वांट टू मेक यू अ सेटल्ड पीजेंट कम्युनिटी, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मेरा क्या फायदा। देखो फायदा क्या है, इफ देयर इज अ सेटल्ड पीजेंट कम्युनिटी, उनसे इजीली टैक्स वसूल सकता हूं। सोचो कि नाउ एक ट्राइबल है जो, दिस इज द पर्टिकुलर लैंड, यहाँ पे आपने खेती की, मैंने देखा कि आपने ओपीएम की खेती की, अब मैं एज अ ब्रिटिशर, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तुमने 10 एकड़ में ओपीएम लगाया है, तो लगभग 1 लाख रेवेन्यू बनाओगे, जिसमें से 50,000 मैं ही ले लूंगा, ठीक। तो मैं आया, मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुमने ये चीज उगाई है, 50,000 एक महीने बाद तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी, फसल तैयार होगी बेचोगे तो मुझे मिलेगा। ऐसा थोड़ी को फसल बोते ही आप उससे टैक्स ले लोगे, ऐसा नहीं होता ना। सैलरी आती है तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ऐसा थोड़ी का बिना सैलरी है गवर्नमेंट के दिला टैक्स दे दो पहले, है ना। तो खेती जब फसल तैयार हो जाएगी तो आकर के टैक्स वसूलूंगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मैंने भेज दिया इंग्लैंड लेटर कि भाई 50,000 रुपए फला जगह से आने वाले हैं। एक महीने बाद मैं वहां गया, लक्ष्मी चिटफंड जैसे वो किसान वहां से गायब। शिफ्टेड कल्टीवेशन, जहां फसल कटी बेच बेच के वो निकल गया। अब मैं पागलों जैसे खोज रहा हूँ, करी यार अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया। लक्ष्मी चिटफंड अक्षय कुमार जैसे कि बैठा हुआ है। अब ये 50,000 वाला जो सिस्टम मैंने इंग्लैंड को भेज दिया था कि ये आने वाली है, तो गड़बड़ हो गया। अब मैं पागलों जैसे खोज रहा हूँ कि भाई ये वाला ट्राइब कहाँ गया, है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर वो एक सेटल्ड पर्सन होता, अगर वो शिफ्ट नहीं कर पाता तो मैं वसूल लेता।
फसल बेच दिया, कोई बहाना मारो, अगर मैं तुम्हें एक बार पकड़ पाता तो मैं वसूल था। ठीक, सो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट बैनिंग दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी विल बी हर्ट, कि भाई वी आर ऑटोनोमस, हु आर यू, व्हाई आर यू सेइंग कि भाई दिस लैंड बिलोंग्स टू यू, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें करना ही नहीं करना है ना। सो दिस विल हर्ट द ऑटोनॉमी, देयर ऑटोनॉमी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज एंटरिंग फॉरेस्ट। सारे लोग जा रहे हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज कहेंगे हम भी देख के आते हैं क्या अंदर ऐसा है ना। सो क्रिश्चियन मिशनरीज एंटरिंग इन द फॉरेस्ट, इंटरफेयर इन द रिलीजन, कि तुम ट्राइबल हो, पता तुम क्यों सफर कर रहे हो, क्यों इतनी दिक्कतें आ रही, बिकॉज यू आर नॉट क्रिश्चियन। दे विल इंटरफियर इन दियर रिलीजन, यू आर अ क्रिश्चियन मिशनरी, आप उनकी जगह पे गए, उन्होंने बोला है ये क्या देवता है तुम्हारा, हमारे देवता देखो एकदम गोरे चिट्टे मस्त ऐसे। ठीक है, हाँ मतलब देखो वही मैं कह रहा हूँ कि अब ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना वाज लाइक, हाँ इज वेरी इजी कि बस कन्विंस कर ले जाओ ना, कुछ चमत्कार के नाम पे लाइट जला के दिखा, लाइटर जला तो देखो अभी देखो फायर जला के दिखाता हूँ, उन्हें क्या ही पता है ना। ओके, सो बहुत सारे इसकी वजह से लिख लेना, इन मेनी रिवोल्ट्स क्रिश्चियन मिशनरीज वर आल्सो टारगेटेड, तो अब देखो एक और पर्सन जुड़ गया उस टारगेटेड वाली लिस्ट में, कि इन मेनी रिवोल्ट्स क्रिश्चियन मिशनरीज वर टारगेटेड, क्योंकि दे आर कन्वर्टिंग देम, कि मेरा कुल देवता कोई और था, अब तुम कह रहे हो हालेलुया, ये बात बनी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, ब्रिटिशर्स बैंड हंटिंग, बैंड हंटिंग। अब हंटिंग बैन होने से बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जिनका मेन काम यही था, खेती वेती उनको नहीं आती थी, दे नो हाउ टू किल, और उसको ला करके ये लोग खा लेते थे। अब जब मुझे पता ही नहीं कि भाई खेती कैसे करनी है, अब तुम अगर हंटिंग को बैन कर दोगे तो या तो मैं भूखा मर जाऊं या तो तुमको मार के मर जाऊं, व्हाट विल आई चूज, तुम्हें मार के मरूं, सिंपल बात। क्योंकि देखो इट्स नॉट कि रेजिड वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं पूरी जिंदगी, लाइक सपोज अगर आपने हंटिंग की है तो आपको एक एक से कैसे दाल चावल बनाना आ जाएगा, इट्स हार्ड फॉर यू ना, कि आप उसको अडॉप्ट करने में आपकी आधी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। ठीक, सो इसका एग्जांपल देता हूं आपको, व्हाट वाज द नेम, चेंचूज ऑफ हैदराबाद, चेंचूज, CHENCHUS, चेंचूज ऑफ हैदराबाद, ये एक ट्राइब कम्युनिटी थी जो हंटिंग पे ही डिपेंडेंट थी, और ये जब बैन किया इन्होंने ना हंटिंग को, सो दे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, 1000 लोग थे मान लो इस कम्युनिटी के, ऑलमोस्ट 800-900 लोग मर गए, 100 लोग बचे, तो इनको लगा कि अब 100 ही बचे हैं, हम भी मरना ही है, तो एक काम करो कुछ को मार के मरो जिनकी वजह से हमारा खानदान खत्म हो गया है ना। तो दे बेसिकली देयर इज अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये भी एक रीजन है कि आपने हंटिंग को बैन कर दिया, देयर आर मेनी ट्राइबल्स जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज हंटिंग, तो नाउ वी आर गोइंग टू राइज अगेंस्ट यू, दिस इज अनदर रीजन। पक्का, अरे अभी बहुत टाइम है, क्लास स्टार्टेड लेट। बताओ, ज्यादा नहीं पढ़ा था, 7-8 पेज और था बस। चलो चलो ठीक है, हमने सोचा था कि रंगपुर रिबेलियंस और ये सब कर लेंगे, खैर ठीक है चलो, पागलपंथीज और ये सब। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी होगी थोड़ा हाथ मजबूत करके आना, ज्यादा नहीं लिखेंगे, 60-70 पेज। ठीक है, ठीक है, सो ऑनलाइन वालों आप भी जा सकते हो।